इस आदमी की रिटर्न टू द पास्ट में डेथ हो गई थी, पर अब इसका एग प्लांट जाइगेंटिक हो चुका है। अगर आप समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है, ये लिटरली इसको टेबल पे रखकर लोगों से मेजर करने को कह सकता है। लेकिन अब जब ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनकर वापस आ चुका है, तो आखिर इसे चाहिए क्या? क्या उस आदमी से रिवेंज जिसने इसकी बहन को प्रेग्नेंट किया था और दुनिया को सैटानिक मॉन्स्टर से बचाना? ये वर्ल्ड वाइड टेलीविजन पर अनाउंस तक कर देता है कि ये अपने फॉर्मर ब्रदर इन लॉ को छीले हुए भुट्टे पर बिठाने वाला है। उसकी ऐसी पिटाई होने वाली है जैसी पुलिस से भागते हुए एक चोर की भी नहीं होती। और इसका ये फॉर्मर ब्रदर इन लॉ और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड गॉड यून सेजीन है। ये बंदा रैंक 1 स्वॉर्ड्समैन है और मैं यहाँ वर्ल्ड रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन एंड में उसने अपनी कंट्री और अपनी बेटी को छोड़ दिया जो हमारे प्रोटैगनिस्ट की नीस है। और ये सब किस लिए? एक जापानीज औरत के लिए जिसके जायंट मेलन्स हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट गॉड्स पावर का एक फ्रैगमेंट पोजेस करने की वजह से पास्ट में रिटर्न हो पाया। इसे पहले से ही पता है कि सिस्टम को अब्यूज कैसे करना है और हर टेस्ट में फर्स्ट प्लेस कैसे लाना है। ये लिटरली अपने पहले टेस्ट को फर्स्ट प्लेस में एक तरफा पास करता है। इस टेस्ट में हिस्ट्री के सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस के साथ जब भी औरतें इसके आसपास आती हैं तो उन्हें पसीना आने लगता है। और मैं यहाँ सिर्फ उनके चेहरे की बात नहीं कर रहा। इसमें उस टेस्ट की फॉर्मर रैंक 1 प्लेयर भी शामिल है जो एक पॉइंट पर इसका फोन नंबर लेने की कोशिश करती है। लेकिन इस बाइसिकल हैंडलबार हेडेड बंदे को अपना खुद का नंबर ही याद नहीं होता। और ये झूठ नहीं बोल रहा था, तो वो लड़की इजिली रिजेक्ट हो जाती है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होने वाला, ये एक हॉट ब्लॉन्ड को भी सेम इसी तरह रिजेक्ट करेगा। मुझे अपना फोन नंबर याद नहीं है। गाइज, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूं, ये मनवा पूरी तरह इंसेन है। दुनिया भर में कई लोगों को एबिलिटीज मिल चुकी हैं और यहाँ एक गॉड ऑफ फुटबॉल भी है। तुमने बिल्कुल गलत नहीं सुना। इस मनवा में भी कमीना मेसी हर मैच में 300 गोल स्कोर करता है। ये कितना अनफेयर है। हमारा फुटबॉल क्वार्टरबैक कहाँ है? लेकिन अब हमारा ये सैटेलाइट डिश हेडेड प्रोटैगनिस्ट अपने फॉर्मर ब्रदर इन लॉ को कैसे हराएगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसके लिए आपको स्टोरी को शुरू से देखना और समझना होगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि उसने आखिर ये सारी ओवरपावर्ड एबिलिटीज अपने पिछवाड़े से निकाली कैसे। एकदम शुरुआत में हम मैनहट्टन न्यूयॉर्क में हैं। सबको बताया जाता है कि एक डिमोशन मैच शुरू हो चुका है। मिशन बड़ा सिंपल है, डिफेंड करो और सर्वाइव करो। तभी एक मॉन्स्टर स्पेस को ही फाड़ते हुए बाहर आता है। सबसे पहले 2 आंखें और एक जायंट पंजा दिखाई देते हैं। ये अपोकलिप्स बेहेमथ था जिसे समन किया जा रहा था। जैसे ही वो अपना पंजा अंदर पुश करता है, उसके आसपास की हर चीज टूटने लगती है और क्राउड पैनिक करने लगता है। एक लड़का चिल्लाता है जबकि दूसरे को रियलाइज होता है कि बेहेमथ ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। और हाँ, ये चीज सच में बहुत खतरनाक लग रही थी। सिस्टम उन्हें ऑर्डर देता है कि इससे पहले कि ये बेहेमथ दुनिया को तबाह कर दे, इसे मार डालो। और वो क्रीचर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाता है। उनमें से एक फाइटर सबको फॉर्मेशन होल्ड करने को कहता है। अगर वो यहाँ फेल हुए तो दुनिया खत्म। वो मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा होता है और अपना हाथ उठाता है, सबको मारने के लिए तैयार। जैसे ही फाइटर्स चार्ज करते हैं, स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि बैटलनेट 2010 में नेशंस के बीच एक कंटेस्ट की तरह शुरू हुआ था। लेकिन 2022 में स्पेस लीग ओपन हो गई, जिसने इसे पूरे यूनिवर्स के डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के बीच एक सर्वाइवल वॉर में बदल दिया। अर्थ के लिए लड़ रही ह्यूमैनिटी बार बार हारती चली गई। अब 2023 में अर्थ पर सिर्फ 10 कंट्रीज बची थी और इंसानियत एक्सटिंक्शन की कगार पर थी। जैसे ही बेहेमथ उन पर एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है, उन फाइटर्स के पास इस अटैक को सीधे झेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन तभी एक इंसान उड़ता हुआ बेहेमथ के ऊपर आता है, जिससे उस मॉन्स्टर को ऊपर देखना पड़ता है। वो बंदा खुद एक मॉन्स्टर की तरह एंट्री मारता है, सीधा बेहेमथ पर डाइव करता है, उसके अटैक को बीच से चीरते हुए उसके फेस पर एक जोरदार पंच जड़ने के लिए अपना हाथ पीछे खींचता है। पंच सीधा टारगेट पर लगता है, जमीन धंस जाती है और वो क्रीचर बुरी तरह नीचे जा गिरता है। उन डरे हुए फाइटर्स में से एक आगे दिखता है, पूरी तरह शॉक्ड होकर सोचता है ये सच नहीं हो सकता। उस आदमी ने अभी अकेले ही बेहेमथ को हरा दिया। सिस्टम तभी अनाउंस करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का अर्थ पर मिशन सक्सेसफुल रहा। लोग पूछने लगते हैं कि क्या यह पावर मार्शल सेंट की है। वो उस यंग मैन की तारीफ करते हैं और उसे वर्ल्ड के 7th रैंक्ड प्लेयर और अमेरिका फर्स्ट गिल्ड के मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी उनके ऊपर खड़ा एक आदमी इस विक्ट्री की तारीफ करता है, इसे अमेरिका की एक और जीत बताता है और कहता है ये हिस्टोरिक मोमेंट हमेशा याद रखा जाएगा। वो आदमी बैरन विलियम्स था, अमेरिका फर्स्ट गिल्ड का लीडर और वर्ल्ड रैंकिंग्स का नंबर 1 प्लेयर। फिर एक लड़की बिल्डिंग से नीचे कूदती है और कोई सेंट को वार्न करता है कि उसे अभी नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन बैरन उन्हें कहता है कि उसे आने दो। वो कहता है कि भले ही बेहेमथ की एनर्जी अभी भी ग्राउंड पे बची हुई है, वो खुद को संभाल सकती है। बैरन इंप्रेस था क्योंकि सिर्फ बची हुई एनर्जी ही नॉर्मल प्लेयर्स को बेहोश करने के लिए काफी थी। मॉन्स्टर के मायाज़मा से कई लोग पहले ही जमीन पर गिरे हुए थे और बैरन समझ जाता है कि जब बेहेमथ जिंदा था तब सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक रही होगी। तो उसका इस तरह इतने करीब आके खड़े रहना ही उसे अनबिलीवेबल बनाता है। वो नीचे आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन सियोंग जिहान का हाथ पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और वो लड़की घबराने लगती है। सोफिया जल्दी से रीजनरेशन यूज करती है और उसे वार्न करती है कि बेहेमथ की ईविल एनर्जी की वजह से इसमें दर्द होगा, लेकिन उसे ये सहना होगा। वो दर्द सहने लगता है, तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो बैरन को नीचे देखने को कहता है और उन्हें रियलाइज होता है कि बॉस रिवॉर्ड सीधा सियोंग जिहान के सामने अपीयर हुआ है, जबकि उसका हाथ अभी भी कंप्लीटली रूइंड था। तो वो बाकी दोनों को वापस ऊपर जाने को कहता है और बोलता है कि वो रिवॉर्ड खुद संभाल लेगा। लेकिन तभी बाकी लोग भी वहां भागते हुए आते हैं, जैसे वो इस लूट को चुरा लेंगे। सियोंग जिहान ने अकेले उस मॉन्स्टर को मारा था, फिर भी एक पूरा ग्रुप उस चेस्ट को घेर लेता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो उनका हो, क्योंकि इंसानियत तबाही की कगार पर थी और टेक्निकली वही लोग उनकी आखिरी उम्मीद थे। जल्द ही हर कोई चेस्ट के आसपास जमा हो जाता है। बैरन क्राउड को एड्रेस करते हुए कहता है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी चलेगी और अनाउंस करता है कि वो खुद चूज करेगा कि गिल्ड के कौन से मेंबर्स इस रिवॉर्ड को उसके साथ शेयर करेंगे।
बाकी लोग उसकी बात मान लेते हैं और वो कहता है कि सेंट नंबर 4 होगा और एक और मेंबर नंबर 5। लेकिन सोफिया उसे रोकते हुए पॉइंट आउट करती है कि सेंट ने अकेले बेहीमत को मारा है, तो उसे कुछ क्यों नहीं मिल रहा। बैरन उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। फिर वो खुद ही इसका जवाब देता है, क्योंकि वो एक अमेरिकन नहीं है। वो कहता है कि सेयोंग जिहान भले ही नेचुरलाइज सिटीजन हो, लेकिन उसकी नजरों में वो एक रियल अमेरिकन नहीं है, बस एक यूजफुल कुत्ता है। सोफिया आर्ग्यू करती रहती है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है कि सब ठीक है और उसे वहां से चले जाना चाहिए। उसके माइंड में बैरन उनके नजरिए से ठीक ही बोल रहा था। वो सिर्फ एक रेफ्यूजी है जो अपना देश हारने के बाद वहां से भागकर आया था। भले ही उसके पास नेमलेस डिवाइन आर्ट्स नाम की एक सल्फर मोनोसल्फाइड रैंक स्किल है, जो कि उस फुल आर्ट का एक छोटा सा फ्रैगमेंट है और 3 डिवाइन थियरीज को रीशेप करके या नेमलेस आर्ट का ट्रू नेम सीख कर इवॉल्व हो सकती है। और भले ही उस पावर ने उसे वर्ल्ड में रैंक 7 तक पहुंचने में मदद की, उसे कभी एक रियल अमेरिकन की तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसे सिर्फ भेदभाव और जीनोफोबिया ही मिला। लेकिन इन सबसे भी बुरी चीज थी इकलौता सर्वाइवर होने का गिल्ट। तो अपना एक हाथ रूइंड होने के बावजूद वो अपना सिर झुका लेता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, ये सोचते हुए कि उसे बस वेट करना चाहिए और हील होना चाहिए जब तक कि मिशन रिजल्ट्स जल्दी ही बाहर ना आ जाए। तभी सिस्टम गेम ओवर अनाउंस करता है और ब्रॉन्ज लीग डिमोशन मैच के रिजल्ट्स रिवील करना शुरू करता है। मिशन टाइप डिफेंस था और विन कंडीशन थी कि कम से कम आधे प्लेयर्स को सर्वाइव करना था। बैरन नोटिस करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स सक्सेसफुल रहा, चाइना भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन रशिया फेल हो गया, जापान भी फेल हुआ और कई दूसरे नेशंस हार गए। लोग पूछने लगते हैं कि क्या इसका मतलब सिर्फ 10 में से 2 कंट्रीज ही बच पाई हैं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इंसानियत हार चुकी थी। 4212 लेबल की गई रेस डिमोशन मैच हार गई है। सिस्टम आगे बताता है कि एक और रेस भी फेल हुई है, इसलिए अब फाइनल डिमोशन मैच 47,973 यानी ऑर्क्स के खिलाफ होगा। ज्यादा लोग कंफ्यूज थे, लेकिन सोफिया तुरंत समझ जाती है। वो बैरन से कहती है कि अगर उन्हें ऑर्क्स का सामना करना है तो उन्हें सेयोंग जिहान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम वो लोग सिर्फ उसी की वजह से जीते थे। बैरन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो इसी तरह लड़ेंगे और किसी भी तरह जीत जाएंगे। सिस्टम फिर दोनों प्लैनेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को समन करता है और मैच स्टार्ट होने ही वाला होता है। दोनों टीम्स एक वर्चुअल अरीना में आमने सामने होती हैं। बैरन 2 और फाइटर्स के साथ उन पिग जैसे दुश्मनों के सामने अपीयर होता है और उन्हें फिल्दी कर्स्ड स्वाइन बोलकर मॉक करता है। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये बैरन के लिए एक बहुत घटिया आइडिया लग रहा था। ये प्लैनेट 47,973 का ग्रुप था। बैरन नोटिस करता है कि वो सिर्फ 4 लोग हैं, जबकि चाइनीज रैंकर पॉइंट आउट करता है कि उनकी साइड पर 5 लोग हैं। तो बैरन को लगता है कि ये मैच तो उनके हाथ में है। उसे लगता है कि वो बिना सेयोंग जिहान के बैकअप के भी इन ऑर्क्स का सफाया कर सकते हैं। फिर बैरन अपनी पावर बढ़ाना शुरू करता है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो अकेले ही इससे निपट लेगा। वो कहता है कि वो अकेले ही काफी है और फिर इस तरह हवा में उड़ता है जैसे उसे कोई रोक नहीं सकता। वो चिल्लाते हुए ऑर्क्स पर रेड लाइटनिंग फायर करता है कि वही इंसानियत का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जैसे ही वो चार्ज करता है, उस पर एक अटैक होता है और वो और सी उसे इतनी आसानी से स्मैश करता है कि एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। बाकी लोग उसे इस तरह मरता देखकर शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। वापस अर्थ पर सबको रियलाइज हो जाता है कि वो सबसे वर्स्ट तरीके से हार चुके हैं। सेयोंग जिहान ये सब होता हुआ देखता है और उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं होता। और बैरन के पास कंप्लेन करने के लिए अब सिर ही नहीं बचा था। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि प्लेयर मारा गया है और हर कोई घबराकर चिल्लाने लगता है। बाकी ऑर्क्स आगे बढ़ते हैं और पूरी ह्यूमन टीम को स्लॉटर कर देते हैं। जल्दी ही वहां भेजे गए सारे लोग मारे जाते हैं। आखिर में उस ओआर्स के सामने सिर्फ सोफिया बचती है और वो उनके सामने भीख मांगती है कि उसे छोड़ दें। लेकिन उसके बदले में वो अपनी एक्स उठाता है और इंसानियत को इतना कमजोर होने के लिए थैंक यू बोलता है, क्योंकि अब उसकी रेस सर्वाइव कर पाएगी। और उसके बाद वो सोफिया को भी मार डालता है। मैच खत्म होता है और ह्यूमैनिटी 42-12 हार जाती है और ब्रॉन्ज लीग से ड्रॉप कर दी जाती है। अब कोई लोअर लीग नहीं बची थी, इसलिए ह्यूमैनिटी को एक वर्थलेस रेस लेबल कर दिया जाता है। हर जगह डर फैल जाता है जैसे ही सिस्टम डिक्लेयर करता है कि इस वर्थलेस रेस को स्पेस लीग से एक्सपेल कर दिया गया है। तभी एक लड़की के पैरों के नीचे एक अजीब सा होल खुलता है, एक ब्लैक वॉइड जो लाइट बाहर फेंक रहा था, और इसके साथ ही एलिमिनेशन शुरू हो जाता है। वो गड्ढा पूरी अर्थ पर फैलने लगता है और सेयोंग जिहान जो ऑलरेडी इंजर्ड था उसमें खींचा जाने लगता है। उस घने अंधेरे के अंदर उसे रियलाइज होता है कि यही वो सो कॉल्ड दुनिया का खात्मा है। प्लैनेट को अंदर से बाहर तक एक ब्लैक होल निकल जाता है, उसके पूरे मास को फाड़ते हुए, और हर कोई उस डार्क स्पेस में चला जाता है, डर से चिल्लाते हुए टुकड़ों में बिखरने लगता है। लेकिन ठीक उस वक्त जब सिस्टम कहता है कि ह्यूमैनिटी का एलिमिनेशन कंप्लीट हो गया है, अचानक एक एरर अपीयर होता है। एक इंसान अभी भी जिंदा है। वो इंसान अभी भी अलाइव था। जिंदा कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर वो अभी भी वहां मौजूद था, ब्राइट ग्लो कर रहा था, और वो बस यही सोच पा रहा था कि वो एक बार फिर से अकेले ही जिंदा बच गया। किसी न किसी तरह नेमलेस डिवाइन आर्ट्स ने उस एलिमिनेशन को रेजिस्ट कर लिया था। यहां तक कि सिस्टम भी शॉक में था कि उसने इसे झेल लिया। सेयोंग जिहान भी दंग था। नेमलेस डिवाइन आर्ट्स उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, तो वो उस स्किल को थोड़ा और ध्यान से चेक करता है और सोचता है कि क्या चीजें बदल जाती अगर उसे ये थोड़ा पहले मिल गई होती। सिस्टम कहता है कि वो शायद कमजोर हो, लेकिन वो अभी भी एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो पॉसिबिलिटी से भरी है और सबसे छोटे चांस को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। एमसी सोचता है कि अगर उसने इसका ट्रू नेम सीख लिया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। तभी सिस्टम पूछता है कि क्या होगा अगर उसे इस सब को दोबारा चैलेंज करने का एक और चांस दिया जाए। वो एक ऐसी दुनिया इमेजिन करता है जहां कोरिया कभी तबाह ही ना हुआ हो, और सोचता है कि क्या वो उन लोगों को बचा पाता जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। तभी वो सारी हेवनली बीइंग्स एग्री करने लगती हैं। वो इसे एक वेस्ट बताती हैं, पर फिर भी सेयोंग जिहान को एक और चांस देने का डिसाइड करती हैं। फिर अनाउंस किया जाता है कि वोट्स काउंट हो चुके हैं और प्लेयर सेयोंग जिहान लीग के स्टार्टिंग पॉइंट पर रिटर्न करेगा। प्रोटैगनिस्ट को कोई आइडिया नहीं था कि इसका क्या मतलब है, और वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है।
जब तक कि उसके आसपास का अंधेरा एक व्हाइट रूम में नहीं बदल जाता और वो किसी दूसरी जगह अपीयर होता है और बड़ी शांति से एक नई जगह जागता है। एक आवाज आती है, एक इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे हैंगओवर हो रखा होता है और वो खाली शराब की बोतलों से घिरा हुआ था। वो कंफ्यूजन में आसपास देखता है। उसे याद था कि उसने अभी लीग के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने जैसा कुछ सुना था। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये जगह उसकी जानी पहचानी है, और वो खुद से पूछने लगता है कि क्या सच में वो वहां रिटर्न हो चुका है जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये 2020 का साउथ कोरिया था। वो बच्चों को खेलते और इस बात पर बहस करते हुए देखता है कि स्वॉर्ड किंग कौन बनेगा। उनके आसपास लोग मुस्कुरा रहे थे, डेटिंग कर रहे थे और बस एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। और अब सियोंग जिहान को यकीन होने लगता है कि वो सच में वापस आ चुका है। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है कि वो लेवल 2 पर है, बिल्कुल उस वक्त पर जब उसने पहली बार लीग में एंटर किया था। ये देखकर उसकी आंखों में होप की चमक आ जाती है। अगर वो उन सब चीजों को यूज करे जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में सीखी हैं तो वो फ्यूचर को चेंज कर सकता है। नहीं कर सकता है, नहीं, बल्कि उसे करना ही होगा। इस बार वो सबको प्रोटेक्ट करेगा और मेक श्योर करेगा कि चीजें पहले की तरह खत्म ना हो। वो गेम के एंड तक पहुंचा था और अब वो वापस 2020 में आ गया है। उस वक्त कोरिया अभी भी स्टेबल था क्योंकि उनके पास वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक मौजूद था, टॉप 11 मेंबर्स में से एक, और वर्ल्ड का रैंक 3 ह्यूमन, द स्वॉर्ड किंग यून सेजन। वो कोरिया का प्राइड और उनका नेशनल ट्रेजर था। उसी की वजह से साउथ कोरिया हमेशा ईस्ट एशिया लीग में टॉप के आसपास बना रहा। लेकिन सियोंग जिहान कहता है कि वो अभी भी उसकी लिमिट नहीं थी। तभी यून सेजन एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करता है। वो अपना नाम बदलकर रीहो रख लेगा और एक जापानीज सिटीजन बन जाएगा। जुलाई 2020 में वो जापान की न्यू डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लेता है। ये बैटलनेट कोरिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े शॉक्स में से एक था। अब वो रीहो बन चुका है और एमसी को रियलाइज होता है कि वो एग्जैक्ट उसी दिन वापस आया है। बस उसका चेहरा देखकर ही उसे अभी भी बेहिसाब गुस्सा आता था। यून सेजन के कोरिया छोड़ने के बाद सब कुछ तबाह होने लगा था। न्यूज में बताया जा रहा था कि स्वॉर्ड किंग ने उन्हें अबैंडन कर दिया है और लोग ऑलरेडी कोरिया की लीग रैंकिंग को लेकर परेशान थे। सियोंग जिहान एक्सप्लेन करता है कि साउथ कोरिया, जो कभी ईस्ट एशिया में टॉप पर होता था, तेजी से एक टेरेबल स्पॉट पर गिर गया। ये बिल्कुल किसी ऐसी खाई में गिरने जैसा था जिसका कोई बॉटम ही ना हो। फिर भी एक्सपर्ट्स कहते रहे कि डैमेज इतना बुरा नहीं होगा। उनका क्लेम था कि कंट्री के पास अभी भी राइजिंग स्टार्स हैं और उन्हें टॉप 20 में रहना चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये बस एक झूठी तसल्ली थी। कोई ऐसा सामने आया ही नहीं जो सच में उसकी जगह ले सके। शायद अगर उनके पास थोड़ा और टाइम होता तो चीजें अलग होती, लेकिन बैटलनेट ने उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं दिया क्योंकि जल्द ही स्पेस लीग शुरू हो गई थी। स्टार्टिंग में बैटलनेट सिर्फ एक गेम था, लेकिन 2 साल बाद जैसे ही स्पेस लीग शुरू हुई ये एक सर्वाइवल वॉर बन गया। गेम में मरो और तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगे। हर कंट्री में लो रैंक्ड मॉन्स्टर्स अपीयर होना शुरू हो गए और लोगों का मैसेकर करने लगे। यून सेजन के जाने के बाद साउथ कोरिया उन्हें रोक नहीं पाया और आखिरकार पूरी तबाही आ ही गई। सारे सर्वाइवर्स एक ही बात कहते थे, अगर स्वॉर्ड किंग साउथ कोरिया में ही रुका होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। सियोंग जिहान एडमिट करता है कि यून सेजन एक ग्रेट प्लेयर जरूर था, लेकिन वो उसका ब्रदर इन लॉ भी था, और यही चीज इस पूरे मैटर को और भी ज्यादा वर्स बना देती है। उस बंदे ने इसकी बहन से शादी की थी और फिर भी एक नंबर का कमीना निकला। एमसी को इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी फोटो पर पंच मारता है। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि उसकी बड़ी बहन कभी उस बास्टेट पर फिदा ही क्यों हुई थी, और वो यही सोचता रहता है कि अगर उसकी बहन आज जिंदा होती तो क्या सब कुछ बदल चुका होता। थोड़ी देर बाद सियोंग जिहान एडमिट करता है कि इस टाइम पर वापस आना अच्छा है, लेकिन उसके स्टैट्स एकदम कबाड़ हैं। पर ये मेक सेंस भी करता है। उस वक्त उसने शराब पीने और गेम्स खेलने के अलावा किया ही क्या था। वो पास में बिल्कुल यूजलेस था और उसे तो ये भी रियलाइज नहीं हुआ था कि उसकी ये एफ रैंक स्किल असल में कितनी अमेजिंग थी। द वंडरर्स आई, जो उसे दूसरे प्लेयर्स को एनालाइज करने देती है। हर कोई 18 की एज में एक प्लेयर बन जाता है, पर सिर्फ कुछ ही लोगों को गिफ्ट्स मिलते हैं। उसका गिफ्ट एक एफ रैंक था, जो सबसे लोएस्ट काइंड होता है, और उसने इसका यूज सिर्फ मैच विनर्स पर सट्टेबाजी करने के लिए किया था। जो बात उसे उस वक्त पता नहीं थी वो ये थी कि इसकी रियल पावर सिर्फ तब दिखती है जब ये अवेकन होती है। खैर, अब पास्ट को खोदने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। इतने खराब स्टैट्स के साथ उसे स्ट्रिक्टली लेवल 1 पर होना चाहिए था। तो आखिर उसने सर्वाइव कैसे किया? तभी उसे अचानक एक्सपीरियंस पोशन याद आती है। एक टाइम पर किसी इडियट ने उसे गलती से पी लिया था और लेवल अप हो गया था, और अब सियोंग जिहान को रियलाइज होता है कि वो इडियट और कोई नहीं बल्कि खुद वही था। फिर उसे एक और बात बॉदर करती है, उसके अचीवमेंट पॉइंट्स इतने हाई क्यों हैं? उसके पास पूरे 100,000 पॉइंट्स हैं। भले ही वो इस वक्त ट्रैश हो, पर यह बात बिल्कुल सेंस मेक नहीं करती। लीग में आने से पहले उसने ऐसा कुछ खास किया ही नहीं था। ये सोचते हुए कि शायद टाइम ट्रैवल ने कुछ चेंज कर दिया हो, वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और एक तगड़ा शॉक लगता है। अंदर एक EX रैंक कार्ड पड़ा हुआ था। ये अचीवमेंट पॉइंट्स को एक्सचेंज करने का एक वाउचर था, एक स्पेशल प्रिविलेज जो उस आखिरी सर्वाइवर को दिया गया था जिसने एक और बार ट्राई करने का ऑप्शन चुना था। ये अचीवमेंट पॉइंट्स को ट्रेड करने का राइट देता है और इसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सियोंग जिहान दंग रह जाता है। ये एक स्पेशल आइटम था जो सिर्फ उसी के लिए बनाया गया था, एक EX रैंक आइटम। तो वो जल्दी से उस एक्सचेंज वाउचर को यूज करता है। उसकी स्टेटस विंडो में एक कॉन्क्वेस्ट शॉप ऐड हो जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। लेवल 1 पर शॉप एक कॉन्क्वेस्ट शॉप अपग्रेड, स्टेटस विंडो एक्सपेंशन और एक एक्स्ट्रा क्लास स्लॉट ऑफर करती है। वो सोचता है कि क्या शॉप को अपग्रेड करने से और ज्यादा ऑप्शंस अनलॉक होंगे। अभी उसे कोई भी चीज खरीदने जैसी यूजफुल नहीं लग रही थी, तो वो इसे अपग्रेड करने का डिसाइड करता है। शॉप अब लेवल 2 पर चली जाती है, जिससे इन्वेंट्री एक्सपेंशन ऐड हो जाता है और वो इसे दोबारा अपग्रेड करता है। अब ये लेवल 3 तक पहुंच जाती है, जिससे एक एक्स्ट्रा टाइटल स्लॉट अनलॉक हो जाता है, लेकिन वो अभी भी इसे यूज नहीं कर सकता। और अब उसके पास सिर्फ 50,000 पॉइंट्स बचे थे। उसे समझ आता है कि अगर उसने शॉप को लेवल 4 पर अपग्रेड किया तो उसके पास बस 10,000 पॉइंट्स बचेंगे, और अभी जाकर उसने नोटिस किया था कि हर लेवल के साथ इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही थी।
तो वो ऑलरेडी अनलॉक की गई चीज़ों को खरीदने का सोचता है, या फिर वो कॉन्क्वेस्ट शॉप को लेवल 4 तक पुश कर सकता है और सोचने लगता है कि दोनों में से कौन सी चॉइस बेटर रहेगी। आखिर में वो डिसाइड करता है कि वो जितना ज्यादा हो सके अनलॉक करेगा और शॉप को सीधा लेवल 4 पर अपग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से इसमें इमरजेंसी रिकवरी का ऑप्शन ऐड हो जाता है। और ये देखकर तो वो हक्का बक्का रह जाता है। ये नया फंक्शन किसी भी टूटे हुए आइटम को रिस्टोर कर सकता था और उसके लिए ये बात पूरी तरह इनसेन थी। और यही वजह थी कि वो कभी भी गैम्बलिंग छोड़ नहीं सकता। कभी कभी एक रिस्की मूव सच में परफेक्ट पे ऑफ दे ही देता है। इसके ठीक बाद वो एक हेविली सिक्योर्ड एरिया की तरफ निकल जाता है। वो अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करता है और सिस्टम उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है। सिस्टम उसे एज फैमिली रिकॉग्नाइज करता है, तो वो सीधा फर्स्ट प्लेयर रूम की चेयर के पास जाता है। वो थोड़ा सरप्राइज होता है कि उन सबको छोड़ने के बाद भी मशीन अभी भी उसे एक रिलेटिव की तरह मानती थी। फिर इन्वेंट्री ओपन होती है और बैटल नेट से कनेक्ट होती है, और इसी वजह से उसको पता है कि वो अपनी पहली की इतनी जल्दी हासिल कर सकता है। द ब्रोकन ब्रश ऑफ डोंगफंग शुओ। बिना टाइम वेस्ट किए वो उस पर इमरजेंसी रिकवरी यूज करता है। डोंगफंग शुओ का वो टूटा हुआ ब्रश रिस्टोर होने लगता है, और जब ये अपनी पूरी फॉर्म में वापस आता है तो इस पर 2 जूल्स अपीयर होते हैं। आइटम पूरी तरह से रिपेयर हो चुका था और वो तुरंत इसे पकड़ लेता है। अब फाइनली सब कुछ रेडी था। वो ब्रश एक एसएस रैंक आइटम था, और जो शख्स 180,000 साल तक जिंदा रहा था उसने इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया था। जैसे ही वो इसे लेता है, सिस्टम अनाउंस करता है कि बैटल नेट लीग का ट्यूटोरियल जल्द ही शुरू होने वाला है। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, तो वो जल्दी से अपनी स्टेटस विंडो खोलता है। टाइम ना होने के बराबर था, उसके बावजूद वो ब्रश का यूज करके स्टेटस विंडो पर लिखना शुरू कर देता है। वो बताता है कि बिल्कुल इसी तरह उसने अपनी पास्ट लाइफ में रैंक 7 अचीव की थी और मार्शल सेंट का टाइटल अर्न किया था। ये एक रेयर यूनिक ट्रेट है जो उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और वाइटैलिटी को आपस में मर्ज कर देती है, और इसका रिजल्ट सच में काफी अपसर्ड होता है। उस ब्रश का शुक्रिया जिसे सबने इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो टूटा हुआ था। इसके थ्रू बनाए गए उसके 2 फिगर्स उसकी अवेकनिंग की शुरुआत मार्क करते हैं। जैसे ही वो वाइल्ड इफेक्ट एक्टिवेट होता है, उसके सारे स्टैट्स बदलने लगते हैं और वो बैटल नेट में एंटर कर जाता है। ट्यूटोरियल मिशन बहुत सिंपल है। उस चीज को सर्वाइव करो। उसे कॉलिसियम के मॉन्स्टर्स और बाकी 100 प्लेयर्स को झेलना पड़ेगा। उन्हें तब तक काटना पड़ेगा जब तक सिर्फ 50 ना बच जाए। वहां पहुंचते ही वो कॉलिसियम को देखकर थोड़ा चिढ़ता है और इमीडिएटली अपना स्टेटस चेक करता है। सोच रहा था कि उसकी मार्शल पावर कहां है। फिर उसे दिखता है कि उसकी ट्रिक सच में काम कर गई थी। उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और वाइटैलिटी सच में मर्ज होकर मार्शल पावर बन चुकी थी। अब उसके पास वापस से मार्शल पावर आ गई थी, जिसकी स्टार्टिंग 5 पॉइंट से हुई थी। उसे यूनिक ट्रिब्यूट अचीवमेंट भी मिलता है और उसे 10,000 कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, जिसे देखकर उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है कि उसने इस चीज को सच में मिस किया था। वो जानता है कि नेमलेस डिवाइन आर्ट की तरफ ये बस उसका पहला स्टेप है, लेकिन अभी के लिए ये ब्रॉन्ज लीग को क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ है। तभी सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसने किसी बैटल नेट पॉइंट से कनेक्ट हुए बिना ज्वाइन किया है, इसलिए इसे होने वाला कोई भी पेन सीधा उसी को महसूस होगा। ये सुनकर उसे एक पुरानी मेमोरी याद आ जाती है। यहाँ सच में पैसा पेन को फील होने से रिड्यूस कर सकता था, जो कि कितना रिडिकुलस था। उस वक्त एक कनेक्टर इन गेम पेन को लोअर कर सकता था, और यून सेजिन के पास एक टॉप टियर का कनेक्टर था जो पेन को 99% तक कट कर देता था। ये याद आने के बाद वो इस चीज का पूरा फायदा उठाने का डिसाइड करता है और अचीवमेंट विंडो एक्टिवेट हो जाती है। उसके ठीक बाद सिस्टम एक अनलिमिटेड मिशन ऐड कर देता है। वो 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो मिशन ट्यूटोरियल में फर्स्ट फिनिश करने का था, जिसके रिवॉर्ड के रूप में 1000 कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स दिए जाने वाले थे। एक ऐसी चीज जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो वो पूरी तरह थ्रिल्ड हो जाता है। मार्शल पावर के साथ ये बहुत आसान होने वाला है, और उसकी इस पूरी कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग के साथ ही गेम शुरू हो जाता है। लेकिन तभी एक और बंदा अचानक उसके पीछे एक तलवार लेकर अपीयर होता है। ये अटैक उसे अलर्ट कर देता है। जैसे ही वो लड़का उसकी तरफ भागता है, चिल्लाते हुए कि तू मरने वाला है। फिर उसको कुछ अजीब लगता है और वो सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। उसे अभी भी पकड़े हुए वो एक क्रेजी ग्रिन के साथ पीछे देखता है और कहता है इस गेम का सबसे मजेदार पार्ट रुकीज को क्रश करना है, और उस ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे को अपने पहले किल के लिए थैंक यू बोलता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि गिल्ड्स आखिर होती क्या है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्लेयर्स को ट्रेन और मैनेज करती हैं। जैसे जैसे दुनिया भर के लोग बैटल नेट में डीपली इन्वॉल्व होते गए, कंट्रीज ने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को रेस करने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बड़ी कंपनीज ने भी इसमें पूरा जोर लगाया। इसलिए कोरिया ने हर तरह की छोटी बड़ी गिल्ड्स बनाई, और उनमें से कुछ अर्ली लीग में ही काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रही थी। ये जगह गंगनाम ब्रॉन्ज लीग है। हर गिल्ड के बेस्ट रुकीज के लिए एक डेब्यू स्टेज। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि गेम जल्द ही शुरू होने वाला है। उनमें से एक लड़का पहले से ही दूसरों की बातें सुन रहा था। वो कहता है कि गंगनम लीग सच में एक अलग ही लेवल पर है। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए वो अपने आप से कहता है कि उसे पैनिक नहीं करना चाहिए। वो सब बढ़िया करेगा क्योंकि वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है। इसका नाम डू हून है। वो खुद को हाइप अप करता रहता है, और हमें पता चलता है कि वो ट्विन स्टार गिल्ड से बिलोंग करता है। ट्विन स्टार को डायरेक्टली ट्विन स्टार ग्रुप चलाता है, एक ऐसी नामवर गिल्ड जो प्रॉमिसिंग प्लेयर्स से भरी हुई है। डू हून बस एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन एक ए रैंक गिफ्ट मिलने के बाद उसने ट्विन स्टार में अपनी जगह बना ली। क्योंकि बहुत कम लोगों को ही ए रैंक गिफ्ट मिलता है, उसे पूरा यकीन था कि सिर्फ इसकी बदौलत ही वो कम से कम टॉप 50 में तो आ ही जाएगा। फिर वो सोचता है कि आखिर उसका टारगेट कौन होना चाहिए। वो अपने आसपास के लोगों को चेक करता है और नोटिस करता है कि नजदीक के सभी लोग पहले से ही लड़ रहे हैं। तो उसे रियलाइज होता है कि उसे अभी उन मॉन्स्टर्स को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली उन्हें देखकर उसे डर लग रहा था। जिंदा रहना सबसे ज्यादा मैटर करता है, और वो सिर्फ किसी गलत बंदे से पंगा लेने के चक्कर में मारा नहीं जाना चाहता था। उनका गियर भी एक ब्रॉन्ज लीग मैच के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उनमें से कई मेजर गिल्ड से आए थे। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी उसकी नजर साइड में पड़ती है। वो प्रोटैगनिस्ट को स्पॉट करता है और फ्रीज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या ये बंदा गलती से यहाँ समन हो गया है।
वो आदमी स्वेटपैंट्स और एक टैंक टॉप में था, जिससे वो एकदम फ्री एलिमिनेशन लग रहा था। तो डूहून अपनी स्वॉर्ड उठाता है और चार्ज करने के लिए रेडी हो जाता है। उसे अपनी लक पर यकीन नहीं हो रहा था। स्टार्ट में ही एक इजी किल। उसे नहीं पता कि ये बंदा कौन है, पर वो अंदर ही अंदर उसके वहां होने पर शुक्र मना रहा था। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, वो आगे की तरफ जंप करता है और प्रोटैगनिस्ट को मरने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम उस मोमेंट पर वापस आते हैं जब प्रोटैगनिस्ट सिर्फ 2 उंगलियों से उसकी स्वॉर्ड पकड़ लेता है। डूहून पूरी तरह स्टंट था, सोच रहा था कि आखिर ये क्या मजाक चल रहा है। कोई उसकी ब्लेड को सिर्फ 2 उंगलियों से कैसे रोक सकता है, खास तौर पर एक ए रैंक एजिलिटी के खिलाफ। फिर प्रोटैगनिस्ट उसकी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ फ्लिक करता है और सिर्फ अपनी उंगलियों का यूज करके उस बच्चे को पीछे फेंक देता है। वो उसके इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने पर उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो सच में ऐसे गिफ्ट के साथ गंगनम लीग में एंटर हुआ है। डूहून ऑफेंड हो जाता है और पूछता है कि क्या वो उसकी ए रैंक एजिलिटी की बेइज्जती कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट बेसिकली हाँ में जवाब देता है और वो बच्चा आपे से बाहर हो जाता है। गुस्से में आग बबूला होकर वो उसे गालियां देता है और कहता है कि इस कमीने को सिर्फ एक अटैक ब्लॉक कर लेने की वजह से इतना टफ एक्ट नहीं करना चाहिए। इस बार वो अपना फास्टेस्ट स्ट्राइक लैंड करने का डिसाइड करता है और अपनी स्वॉर्ड को कसके पकड़ते हुए उसमें और भी ज्यादा ऑरा पोर करने लगता है। सियोंग जिहान को समझ आ जाता है कि बच्चा अब अपना 100% दे रहा है। ऑनेस्टली बताऊं तो ये स्पीड उसे पहले भी इंप्रेस नहीं करती, पर कम से कम वो ये मान सकता है कि ये लड़का अभी उससे ज्यादा फास्ट है। फिर भी जैसे ही ब्लेड उसकी गर्दन के करीब आती है, सियोंग अपना बैटल एक्सपीरियंस यूज करके आसानी से बच निकलता है, स्ट्राइक के नीचे से डक करता है और बच्चे को एक बार भी खुद को टच किए बिना उसके हर स्विंग को अवॉइड करता है। फिर भी वो खुद से एडमिट करता है कि ये बॉडी सच में बहुत स्लो है और एकदम लेवल 2 पर वापस गिर जाने की आदत डालना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि डूहून कोई बहुत ज्यादा फास्ट था, बस वो खुद पहले के मुकाबले बहुत स्लो हो चुका था और ये चीज उसके लिए चीजें आसान नहीं होने देगी। अगर ये उसकी पुरानी बॉडी होती तो ये फाइट बच्चों का खेल होती, लेकिन अभी भी इतनी सारी बैटल्स फाइट करने के बाद अटैक पैटर्न्स उसके लिए बहुत ऑब्वियस थे और उस बच्चे के अटैक्स उसे ऑलमोस्ट स्लो मोशन में दिख रहे थे। वो उसका हर एक मूव रीड कर सकता था। इसी बीच डूहून और भी ज्यादा डेस्परेट होने लगता है। वो फिर से स्विंग करता है और स्वॉर्ड को प्रोटैगनिस्ट पर पटकने की कोशिश करता है, पर प्रोटैगनिस्ट बस अपना सिर घुमाता है और एक थप्पड़ मारकर ब्लेड को दूर झटक देता है और उसे पूरी तरह डिजार्म कर देता है। डूहून तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसकी तलवार उसके हाथ से कब छूट गई। इससे पहले कि वो कुछ प्रोसेस कर पाता, प्रोटैगनिस्ट जंप करता है, उसकी स्वॉर्ड पकड़ता है, उसके पीछे लैंड करता है और सीधा डूहून की गर्दन में घोंप देता है। डूहून यही सोचते हुए मरता है कि ये इम्पॉसिबल है, अभी भी जो हुआ उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा था। जमीन पर गिरते हुए वो कहता है कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो उसे जरूर हराएगा और प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो ये बात भूले ना। मरते हुए भी डूहून नोटिस करता है कि अगली बार के बारे में सोच पाना सच में इस दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाता है। और बस इसी तरह प्रोटैगनिस्ट को ट्यूटोरियल का पहला एलिमिनेशन मिल जाता है और वो 100 कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स अर्न करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जब कोई प्लेयर मरता है तो उसके वेपन्स भी उसके साथ ही वैनिश हो जाते हैं। अब जबकि उसका वार्म अप हो चुका था, उसे अपनी पेस बढ़ानी होगी। अगर उसे फर्स्ट प्लेस चाहिए तो उसे कम से कम 5 किल्स चाहिए होंगे। फिर वो अपने पीछे देखता है और नोटिस करता है कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, कोई इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि मॉन्स्टर्स कहाँ हैं। हर कोई अभी भी एक दूसरे से भिड़ने में लगा हुआ था। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इस मैप में प्लेयर्स और मॉन्स्टर्स दोनों हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर सिर्फ 0.1 किल के बराबर है, इसलिए उसे एक किल काउंट करने के लिए उनमें से 10 को मारना होगा। यही वजह है कि ज्यादातर प्लेयर्स मॉन्स्टर्स को इग्नोर करते हैं और उसके बजाय दूसरे प्लेयर्स को हंट करते हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वो ऑर्क्स झुंड में घूमते हैं। वो कहता है कि सिर्फ कोई बेवकूफ ही उनसे पंगा लेगा। तभी एक नया मिशन पॉपअप होता है, ORC ग्रुप का सफाया करो। वहां उनमें से करीब 30 थे। टेलेसियम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर पैक और उसे एक एक को चुन चुन के मारना था। रिवॉर्ड था 500 अचीवमेंट पॉइंट्स। भले ही मॉन्स्टर हंटिंग यूजुअली इनएफिशिएंट होती है, पर यह रिवॉर्ड बहुत बड़ा था। वो नोटिस करता है कि ये फर्स्ट किल बोनस से 5 गुना बड़ा है और सोचता है कि इसे छोड़ने का कोई रीजन ही नहीं बनता। उसके लिए असल ऑर्क्स के आगे ये मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं थे, ये तो बस मामूली थे। वो सोचता है कि थोड़ा मजा तो किया ही जा सकता है, तो वो सीधा उनकी तरफ चार्ज करता है। ऑर्क्स कंफ्यूज्ड थे। एक अधनंगा इंसान उनकी तरफ भागा चला आ रहा था। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ये क्रेजी इंसान असल में उन्हें मारना चाहता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता रहता है कि ऑर्क्स इंस्टेंटली उसे मारने के लिए अपनी एक्सेस उस पर फेंकने लगते हैं। हवा में उड़ती हुई आती उन वेपन्स को देखकर वो उन्हें कैच कर लेता है, खुद उनका यूज करने का प्लान बनाते हुए। वो कहता है कि अगर वो वेपन्स फेंकने वाले हैं तो वो भी उन्हें वापस फेंकेगा और वो बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। ये चीज पूरे ग्रुप को शॉक कर देती है और उस झुंड में डर फैलने लगता है। फिर प्रोटैगनिस्ट ठीक उनके बीच में अपीयर होता है, एक और एक्स पकड़ता है और एक ही स्विंग में कई ऑर्क्स को एक साथ काट डालता है। जैसे जैसे मौत करीब आ रही थी, उनका खौफ बढ़ता जा रहा था। उनमें से एक ORC इतना डर जाता है कि वो पागलों की तरह आगे बढ़ता है। बाकी भी उसे फॉलो करते हैं, प्रोटैगनिस्ट को घेरने की कोशिश करते हुए, जबकि उसके हाथ में सिर्फ एक ही एक्स थी। तब तक 30 में से 5 पहले ही मारे जा चुके थे। जैसे ही वो जायंट पिग जैसे मॉन्स्टर्स उस पर चार्ज करते हैं, वो तेजी से मुड़ता है और एक ही अटैक में कई और मॉन्स्टर्स को गिरा देता है। वो अपनी जगह से हिले बिना ही लाशों की लाइन लगाता जाता है। वो सब उसे नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो तुरंत एक और अटैक को स्पॉट कर लेता है और एक स्पीयर को हिट करने से ठीक पहले पकड़ लेता है। वो उसे एक हाथ से तोड़ देता है, उस ऑर्स को कंप्लीटली हेल्पलेस छोड़ते हुए। वो ऑर्स पैनिक करने लगता है, ये देखकर कि ये इंसान कितनी आसानी से उसकी फोर्स को तबाह कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट उनका मजाक उड़ाता है, उन्हें पैथेटिक बुलाता है और पूछता है कि स्नीक अटैक के टाइम चलाना उन्हें किसने सिखाया। फिर वो उस ORC को फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब उसकी एक्स उस ORC के वुडन गार्ड पर लगती है तो ब्लेड टूटकर बिखर जाती है और उसके हाथ में सिर्फ हैंडल रह जाता है। वो ऑर्क से कहता है कि बेटर वेपन्स यूज किया करें, ये कबाड़ उसके साइज के बराबर भी नहीं है। ऑर्क्स सोचते हैं कि यही उनका चांस है। उसका वेपन टूट गया है,
तो अब वो उसे मार सकते हैं। वो चार्ज करते हैं और वो बस इतना कहता है कि ये कभी नहीं सीखेंगे। फिर वो सिंपली जमीन पर जोर से अपना पैर मारता है, जिससे जमीन उखड़ जाती है और उन सबको हवा में लॉन्च कर देती है। पता नहीं कैसे, पर वो बेहद स्ट्रांग है। और एक बार जब वो नीचे गिरने लगते हैं, वो दोबारा मूव करता है, हवा में उड़ते हुए वेपन्स को ग्रैब करते हुए। उन वेपन्स का यूज करके वो आसपास के हर ओआरसी पर अटैक करता है। मोस्टली पैक तो वहीं पर वाइप आउट हो जाता है। वो तो उसका अटैक देख तक नहीं पाते। वो एक स्पीयर को घुमाता है और सीधा उनमें से एक के अंदर घोंप देता है। एक के बाद एक और ऑर्क्स को मारते हुए लाशों का ट्रेल पीछे छोड़ देता है। ये एक पूरी चेन में बदल जाता है और लास्ट सर्वाइवर कहता है कि ये बंदा इंसान हो ही नहीं सकता, शायद वही असली मॉन्स्टर है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट तेजी से आगे बढ़ता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। और इसके साथ ही ओआरसी ग्रुप का अनाहिलेशन मिशन क्लियर हो जाता है। उसे अचीवमेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं और उसका लेवल भी अप हो जाता है। वो मैच के बीच में लेवल अप होने पर सरप्राइज था, क्योंकि यूजुअली एक्सपीरियंस गेम खत्म होने के बाद काउंट किया जाता है। शायद ये इसलिए था क्योंकि उसका लेवल अभी भी लो है। खैर जो भी हो, इसने उसकी मदद ही की। लेवल अप होने का मतलब है बेटर स्टैट्स। अपने ऑप्शंस चेक करते हुए वो कहता है कि अगर उसे कोई चीज बढ़ानी चाहिए तो वो मार्शल पावर होनी चाहिए। मार्शल पावर एक स्पेशल स्टैट है जो स्ट्रेंथ, एजिलिटी और वाइटैलिटी को कंबाइन करता है, तीनों को बैलेंस रखते हुए, और ये नॉर्मल स्टैट ग्रोथ से कम दुगना स्ट्रांग होता है। लेकिन ये वजह नहीं थी कि ये उसके लिए इतना मैटर करता था। एक बार जब मार्शल पावर 30 तक पहुंच जाएगा तो नेमलेस डिवाइन आर्ट का रास्ता खुल जाएगा। उसे इसकी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जरूरत थी। लेकिन इस स्टैट का यूजुअली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। मार्शल पावर को नॉर्मल तरीके से बटन दबाकर नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन जब वो इसे ट्राई करता है तो ये सच में बढ़ जाता है और ये उसे शॉक कर देता है। यूजुअली मार्शल पावर बढ़ाने के लिए रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस और हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती थी। पॉइंट स्पेंड करने से सिर्फ उसके लिए उसका एप्टीट्यूड इंप्रूव होना चाहिए था। तो वो सोचता है कि ये सच में अमेजिंग है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर ये ऐसे ही काम करता रहा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तभी पास खड़ी एक आर्चर लड़की उस पर निशाना लगाती है। वो तुरंत नोटिस कर लेता है और डॉज कर जाता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि क्या वो एक मैजिक एरो था। वो लड़की उसके डॉज करने पर एक्साइटेड हो जाती है, जबकि उसका साथ ही टैंक उसे एक लकी बास्टेड कहकर गाली देता है। वो कहती है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो उन्हें इसे अभी फिनिश कर देना चाहिए। टैंक एग्री करता है और उसे उनकी डील याद दिलाता है कि किल उसको नहीं मिलेगा जो लास्ट हिट लैंड करेगा। प्रोटैगनिस्ट को समझ आ जाता है कि उन्होंने टीम अप किया है और कहता है कि ऐसा कभी कभी होता है। मैप का एंड गोल सिर्फ एक सर्वाइवर छोड़ना है, लेकिन अलायंसेस बनाने के खिलाफ कोई रूल नहीं है। उनके एम्बलम को देखकर वो समझ जाता है कि वो कोरिया की टॉप 10 गिल्ड्स में से एक टर्टल गिल्ड से है। वो बता सकता था कि उनका सेटअप सॉलिड है, एक वॉरियर और एक आर्चर, क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज एक साथ। अगर वो सेम गिल्ड से हैं तो ये बात सेंस बनाती है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि अब सिर्फ 60 सर्वाइवर्स बचे हैं और ट्यूटोरियल जल्द ही खत्म होने वाला है। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज था कि इतने सारे लोग पहले ही मारे जा चुके थे और उसे समझ आता है कि अब फाइट्स को अवॉइड करके भी सर्वाइव किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों उसके पीछे आए थे, उसे लगता है कि उन्हें वो एक ईजी टारगेट दिख रहा है। उस वॉरियर की तो इतनी हिम्मत होती है कि वो प्रोटैगनिस्ट की तरफ पीठ दिखाकर उस आर्चर के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि वो उसे किल दे देगा अगर वो बाद में डिनर के लिए मान जाए। वो लड़की तुरंत उस बेवकूफ ऑफर को शट डाउन कर देती है। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट अपनी रैंकिंग ओपन करता है और देखता है कि उसके पास 4 किल्स हैं, जो उसे फर्स्ट प्लेस पर मेंटेन रखता है, जबकि सेकंड प्लेस पर 3 किल्स हैं। वो कहता है कि ये सच में अच्छी बात है। वो इस गैप को और बढ़ाने के लिए इस फाइट का यूज कर सकता है। जब आर्चर उस एज गैप में फ्लर्ट करने के लिए टैंक को डांट ही रही होती है, प्रोटैगनिस्ट अचानक से उसके ऊपर आ जाता है और इसे इजीली किल कर देता है, ये सोचते हुए कि वो टेस्ट करेगा कि लेवल 6 मार्शल पावर असल में कितनी स्ट्रांग है। उससे सर्वाइवर काउंट 58 पर गिर जाता है, क्योंकि उसके एक और को मारते ही 2 और लोग कहीं और मर जाते हैं। टैंक फ्रीक आउट करने लगता है और पूछता है कि उसने ये कैसे किया, और फिर ऐसे ऑफेंड होने का नाटक करता है जैसे उसने किसी औरत पर अटैक करके पाप कर दिया हो, जबकि सच तो ये था कि वो खुद यहाँ उसे मारने का प्लान बनाकर ही आए थे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसकी पीठ पर एक हैवी स्ट्राइक लैंड करता है। उस बंदे को वो स्ट्राइक सच में फील होती है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। टैंक शेखी बघारता है कि टर्टल गिल्ड के एक्सक्लूसिव बी रैंक आर्मर सेट से आप यही एक्सपेक्ट करोगे, और कहता है कि वो इनक्रेडिबली टफ है। वो आगे जोड़ता है कि ऐसे टूटे फूटे वेपन से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। प्रोटैगनिस्ट इसका जवाब बार बार अटैक करके देता है और टैंक उन अटैक्स की बारिश के नीचे गालियां बकने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि प्रोटैगनिस्ट ठीक एक ही स्पॉट पर बार बार हिट कर रहा है, जब तक कि वो आखिर में आर्मर में एक होल पंच नहीं कर देता। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक औरत थी या बी रैंक आर्मर। क्या ये बंदा यहाँ खेलने आया था? वो उसे कचरा बुलाता है और कहता है कि उन्हें थोड़ी देर वहीं रुकना चाहिए था, और फिर उसे मार देता है। ठीक उसी वक्त 2 औरतें इस फाइट को देख रही थीं। ली रुयान कहती है कि ये सच में इंप्रेसिव था और साथ ही एक बहुत बड़ा रिलीफ भी। दूसरी औरत पूछती है कि उसका क्या मतलब है। रुयान कहती है कि राहत इस बात की है कि वो इंसान उसके पास समन नहीं हुआ। वो एडमिट करती है कि वो एलिमिनेट हो सकती थी और रैंकिंग्स में सेकंड प्लेस पर कभी नहीं टिक पाती। फिर वो उससे कहती है कि अगर वो कभी उस बंदे के साथ सेम मैच में आ जाए तो उसे उसको अवॉइड करना चाहिए। साफ तौर पर उसे ये सुनना पसंद नहीं था और रुयान ये नोटिस कर लेती है। वो उसे ये ना भूलने को कहती है, अगर कोई और रास्ता ना बचे तो वो सिर्फ हार सकती है या उस बंदे को पहले नीचे गिरा सकती है। और अहम गयांग कहती है कि वो समझती है और उसे अवॉइड करेगी, लेकिन रुयान उसकी बात काटते हुए कहती है, ये कोई सजेशन नहीं है, ये एक ऑर्डर है, उससे फाइट करो और इन्फॉर्मेशन गैदर करो। तो वो दोबारा मान जाती है, लेकिन जब वो उस लड़के को देखती है तो कहती है कि पता नहीं क्यों वो उसे जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे उसने उसे पहले देखा हो। कुछ देर बाद अहम गयांग अपनी ब्लेड टेक्निक यूज करती है, जिससे हर तरफ साकुरा की पंखुड़ियां बिखर जाती हैं।
वो अपने एस रैंक गिफ्ट के लिए जानी जाती है और ट्विन स्टार्स गिल्ड ने उसे बहुत अग्रेसिवली रिक्रूट किया था। वो लीग में सबकी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल चुकी थी और इतनी जल्दी फर्स्ट प्लेस हारने वाली नहीं थी। लेकिन लोग कहते हैं कि ये तब सच होता अगर सियोंग जिहान वहां ना आया होता, और उसे अजीब लगता है कि क्या इस बात का कोई सेंस बनता भी है। वो अभी भी लेवल 2 पर फर्स्ट प्लेस में है, बिना किसी गिल्ड और बिना किसी ढंग के गियर के। टर्टल गिल्ड के मेंबर्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पास फटे हुए कपड़ों और नंगे पैर, बेसिकली निहत्थे होकर भी 6 स्किल्स थे। वो हैरान थे कि क्या लेवल 2 पर यह पॉसिबल भी है। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट शांति से सबका सफाया करता जाता है, जबकि बाकी लोग बस यही पूछते रह जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। बाद में वापस आने पर सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने ट्यूटोरियल में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। रिवॉर्ड के तौर पर उसका एक्सपी गेन 50% बढ़ जाता है। वो सीधा 3 लेवल्स जंप करता है और लेवल 6 पर पहुंच जाता है। लो लेवल्स पर इस तरह की ग्रोथ नॉर्मल है। सिस्टम ये भी नोट करता है कि जीपी ट्यूटोरियल का रिवॉर्ड नहीं है। सबसे पहले वो अपने सारे पॉइंट्स मार्शल पावर में डाल देता है, जिसे वो बढ़ाकर 9 कर लेता है। उसके बाद वो लीग रिजल्ट से मिला अपना टाइटल चेक करता है, जो कि ट्यूटोरियल क्लियर करने के लिए था। ये उसे 20% ज्यादा एक्सपी देता है, हालांकि सिर्फ लीग के अंदर ही। इस लिमिट के बावजूद उसे लगता है कि ये अभी भी बहुत जबरदस्त है। ब्रॉन्ज टाइटल उसके सारे स्टैट्स को भी 1 पॉइंट से बढ़ा देता है। चीजें अब काफी बढ़िया लग रही थी। 10 मार्शल पावर के साथ ब्रॉन्ज लीग उसके लिए आसान होनी चाहिए। सिल्वर प्रमोशन लेवल 25 पर शुरू होता है, तो अभी के लिए उसे बस स्ट्रॉन्ग बनते रहने की जरूरत है। तभी एक चीज उसे चौंका देती है। उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी कोई क्लास नहीं है, लेकिन अब क्लास सिलेक्शन अवेलेबल था, क्योंकि बेसिक क्लासेस लेवल 5 पर अनलॉक हो जाती हैं। क्लासलेस प्लेयर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। यहाँ 4 चॉइसेस थे: वॉरियर, आर्चर, मेज और सपोर्ट। अपनी पास्ट लाइफ में उसने वॉरियर चूज किया था। वो इस क्लास को अच्छे से जानता है, तो दोबारा वही चूज करने से प्रोग्रेस और आसान हो जाएगी। फिर भी रिग्रेशन ने उसे अचीवमेंट शॉप दिया था। उसकी वजह से वो जब चाहे वॉरियर क्लास को बाद में ऐड कर सकता है। इसमें सिर्फ 10,000 पॉइंट्स लगते हैं, तो अभी से वॉरियर क्लास क्यों ली जाए। ये ध्यान में रखते हुए वो ऐसी क्लास चूज करता है जो उसे बहुत पहले ही चूज कर लेनी चाहिए थी। कुछ देर बाद वो ब्रॉन्ज लीग गंगनम क्लास में ज़ॉम्बीज से भरे एक सी वाले एरिया में पहुंचता है। इस बार मिशन डिफेंस था। उन्हें टावर पर अपने पीछे रखे उस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना था और सब कुछ ऊपर से देखना था। उनके नीचे एक बहुत बड़ी अनडेड की वेव खड़ी थी। जल्द ही 5 टावर्स पर अटैक होने वाला था। ऐसा लग रहा था कि एहन गायंग ने इस बार भी वॉरियर क्लास ही चूज की थी, और वो कहती है कि एक गेम के लिए भी ये सब कितना डिस्गस्टिंग है। ज़ॉम्बीज सड़ रहे थे, उनकी लार टपक रही थी और वो बस किसी तरह एक दूसरे से जुड़े थे। और तभी और प्लेयर्स वहां अपीयर होते हैं। उसके पीछे खड़ा ग्रुप काफी एरोगेंट लग रहा था। वो कंप्लेन करते हैं कि सारे मैप्स में से उन्हें सिर्फ यही वाला मिला और डिफेंस सेटअप के बारे में पूछने लगते हैं। गायंग उन लोगों को गौर से देखती है जिनके साथ उसे काम करना था। वहां एल के गिल्ड से बी रैंक गियर वाला एक आर्चर था और एक मेज था जिसका किसी गिल्ड से एफिलिएशन नहीं था, पर इक्विपमेंट काफी शानदार थे। अभी तक सब ठीक ही था, पर उसके हिसाब से इस मैप का सबसे इंपॉर्टेंट रोल सपोर्ट का होता है। तभी सपोर्ट उनके करीब एक जोरदार क्रैश के साथ लैंड करता है। डिफेंस बैटल सब्र का इम्तिहान होती हैं, तो सपोर्ट का होना एब्सोल्युटली जरूरी होता है। यही वजह थी कि वो फ्रीज हो जाती है जब वो देखती है कि वो सपोर्ट और कोई नहीं बल्कि सियोंग जिहान है, जो अपने उन्हीं साधारण वर्कआउट वाले कपड़ों में बाहर निकलता है। हर कोई कंफ्यूज था। ये एक डिफेंस मैप है और उसने सपोर्ट पिक किया था। सिर्फ 20 मिनट पहले सिस्टम ने उसे वार्न किया था कि ये क्लास उसे सूट नहीं करती। यहां तक कि उसने पूछा भी था कि क्या वो श्योर है, लेकिन भले ही वार्निंग हो या ना हो, उसके पास पहले सपोर्ट चूज करने का सिर्फ एक ही रीजन था। फिर क्लास सिलेक्शन कंफर्म होता है और वो सच में एक सपोर्ट बन जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि सपोर्ट चूज करने से डिवाइन पावर स्टैट अनलॉक हो जाता है, जो बाद में एक नए यूनिक स्टैट को अवेकन करने की की है। प्रॉब्लम यह है कि डिवाइन पावर को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। दूसरे स्टैट्स की तरह इसमें ट्रेनिंग उतनी मदद नहीं करती और अचीवमेंट पॉइंट्स खर्च करने के अलावा इसको इंप्रूव करने के लगभग कोई और तरीके नहीं है। लेकिन वो पॉइंट्स वेस्ट करने के हिसाब से बहुत वैल्यूएबल थे, खासतौर पर तब जब वो अपना सब कुछ मार्शल पावर में लगा रहा हो। खुशकिस्मती से उसे एक और मेथड पता है जो किसी और को नहीं पता। गायंग दंग रह जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में एक सपोर्ट है। तभी मेज जोर जोर से हंसने लगता है, इस सब को पागलपन कहते हुए। वो कहता है कि यही वजह थी कि वो ट्यूटोरियल सीजन ज्वाइन नहीं करना चाहता था। बस उसके कपड़े और गियर देखो। वो किसी आम बंदे की तरह उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने ये महंगे इक्विपमेंट सिर्फ उसके जैसे लूजर्स को कैरी करने के लिए नहीं खरीदे थे। लेकिन तभी दूसरा बंदा उसे काम डाउन होने को कहता है। मेज उसे इग्नोर करता है और बोलता ही जाता है कि कोई भी देख सकता है कि वो कितना बड़ा मैस है। वो कहता है कि उसे इस सब से बाहर रखें, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो इसे अकेले ही हैंडल कर सकता था शायद। गायंग सोचती है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही लाउड है और खुद से पूछती है कि उसे ही स्ट्रोल के साथ क्यों फंसना था। ये मिशन अब और भी मुश्किल हो गया था। तभी शॉक के मारे वहां सब शांत हो जाते हैं। मेज चिल्लाने लगता है और प्रोटैगनिस्ट को उसे छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने उसे ऑलरेडी पकड़कर एक ही हाथ से ऊपर उठा लिया था। क्योंकि ये बंदा अपनी हद पार कर रहा था, इसलिए एमसी ने एक्शन लेने का डिसाइड किया था। वो सीधा उसे उस टावर से नीचे फेंक देता है, उन ज़ॉम्बीज की भीड़ के बीच। जैसे ही वो बंदा गिरता है, बाकी सब बस घूर कर देख पाते हैं। गायंग पूछती है कि उसे क्या लगता है वो क्या कर रहा है। बोलती है कि उसे फेंकने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जवाब देता है कि वो उस मेज के बिना भी बढ़िया परफॉर्म कर लेंगे। ये सब कुछ बहुत फास्ट था। वो आदमी तुरंत अपने रंग बदलता है और वेट करने की भीख मांगता है। वो कहता है कि वो और मेहनत करेगा। फिर वो पूछता है कि क्या एमसी ने उसे काफी सजा नहीं दे दी। एमसी नोट करता है कि रहम की भीख मांगने वाला ये आदमी क्यों ह्यूक है और उसके एटीट्यूड के अचानक ऐसे पलट जाने का एक कारण है। ब्रॉन्ज लीग की डिफेंस गेम्स में हर प्लेयर को 3 लाइव्स मिलती हैं। उसके हाथों एक बार मरने के बाद क्यों ह्यूक तुरंत वहीं पर रिवाइव हो गया था, तो वो उसे दोबारा नीचे फेंक देता है। उस दूसरी डेथ के बाद अब उसके पास सिर्फ एक लाइफ बची थी। एक और मौत और गेम ओवर।
तो प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि अब उसे क्या चाहिए। वो बंदा कसम खाता है कि यहां से वो अपना बेस्ट देगा और कहता है कि वो किसी भी कीमत पर फिर से नहीं मर सकता। उसे लास्ट आने से भी बचना होगा क्योंकि इसकी पेनल्टी उसके लेवल को डाउन कर देगी और वो स्किल जिसे उसने इतना पैसा खर्च करके खरीदा था वो वैनिश हो जाएगी। अगर आप अपना लेवल लूज करते हैं और उस स्किल की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते तो स्किल चली जाती है। सियोंग जिहान पॉइंट आउट करता है कि इसका एटीट्यूड कितनी जल्दी बदल गया। फिर एमसी पूछता है कि क्या वो उस स्किल को दोबारा ट्राई करने वाला है। मेज उस पर एक स्पेल फायर करता है लेकिन एमसी उसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है कि इसका फायर कंट्रोल सच में काफी अच्छा है। मेज कंफर्म करता है कि ये फायर ही है और कहता है कि फायर मेजेस ऐसी मैप्स पर खास तौर पर यूजफुल होते हैं। वो आगे जोड़ता है कि वो लेवल 15 का है तो डेफिनेटली सियोंग जिहान ऐसे वैल्यूएबल एलाई को लूज नहीं करना चाहेगा। दूर से देखती हुई एहन गयोंग को आखिरकार याद आ ही जाता है कि उसने इसे कहां देखा था। ये क्योंग ह्यूक है, टॉप 10 गिल्ड्स में से एक का मेज, लेकिन ये 4 बार सिल्वर में मूव अप करने में फेल हो चुका है। उसके बाद ये एक ट्रबल मेकर बन गया, बेसिकली एक कचरा। इसी बीच सियोंग थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ये किस तरह का इंसान है। लेकिन मेज की अभी भी एक शर्त थी, उसे उस मेज को फेंकने के लिए माफी मांगनी होगी और तभी वो उन्हें ज्वाइन करेगा। दूसरा लड़का जल्दी से कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है और अब उन सबको अपना बेस्ट देना चाहिए। अभी भी गुस्से में मेज प्रोटैगनिस्ट को वार्न करता है कि बस रुक जा, अगली बार वो जरूर मरेगा। एमसी उसे दोबारा कॉलर से पकड़ लेता है और फेंकने के लिए रेडी हो जाता है। वो पूछता है कि क्या उसे सच में माफी चाहिए। मेज पूरी तरह से घबरा जाता है और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता एमसी उसे फिर से फेंक देता है, ये कहते हुए कि लोग कहीं ये ना सोचने लगें कि वही झगड़े शुरू कर रहा है जैसे वो कोई बेसबॉल बैट घुमा रहा हो। एमसी उसे वापस उन ज़ॉम्बीज की भीड़ में लॉन्च कर देता है। वो दोबारा मरता है और एमसी दूसरों को मूव करने के लिए कहता है। अगली बार इस बंदे को थोड़ी मैनर्स सीखनी पड़ेंगी। पीछे खड़ा पोलाइट लड़का समझ जाता है कि एमसी ने उसे सच में मार डाला है और वो स्पीचलेस रह जाता है। साफ था कि वो इस साइको के साथ और पंगा नहीं लेना चाहता था। तभी ज़ॉम्बीज दीवार पर चढ़ने लगते हैं। पड़ोस वाली टीम का एक मेज उन्हें आग से जला देता है। हर कोई इसकी तारीफ करता है। एक फायर मेज से बिल्कुल यही उम्मीद थी। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर सच में काफी इंप्रेसिव है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग डेफिनेटली लास्ट नहीं आएंगे। कोई मजाक में कहता है कि उन्हें यहाँ बैठकर मार्शमेलोज रोस्ट करने चाहिए। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट के साथ वाला ब्लॉन्ड लड़का कहता है कि यही वजह थी कि उन्हें एक मेज की जरूरत थी और पूछता है कि अब वो क्या करने का प्लान बना रहा है। वो कहता है कि सियोंग को बात को वहीं छोड़ देना चाहिए था क्योंकि अब उन सबको उसके घमंड की वजह से सफर करना पड़ेगा। एमसी इस बात को इग्नोर करता है और अपना स्टेटस विंडो खोलता है। उसका मिशन अभी भी सारे 10 टावर्स पर 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स रिवॉर्ड के साथ फर्स्ट प्लेस हासिल करना है। ये एक चेन मिशन है और यहां तक कि वो भी एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है। एक और मिशन भी था, ज़ॉम्बी स्कर्ज। उसे अकेले 1000 ज़ॉम्बीज मारना था जिसका रिवॉर्ड 3000 अचीवमेंट पॉइंट्स था। वो जानता था कि टाइम लिमिट की वजह से ये इम्पॉसिबल साउंड कर रहा था, लेकिन रिवॉर्ड इतना अच्छा था कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। जब वो इसके प्रोज और कॉन्स वे कर रहा था, गायोंग उसे ध्यान से देख रही थी। वो चुपचाप उसे जज करती है और सोचती है कि ये सच में बहुत बुरा था। उसके रेकलेस एटीट्यूड को तो भूल ही जाओ, उसके जैसे स्टैट्स वाले बंदे का सपोर्ट चूज करना ही कोई सेंस नहीं बनाता। यहां तक कि कैजुअल प्लेयर्स भी इतने बुरे नहीं होते। वो डिसाइड करती है कि ये ट्विन स्टार्स गिल्ड की अटेंशन के लायक नहीं है। फिर जैसे ही वो नीचे देखता है, ब्लॉन्ड लड़का पैनिक करने लगता है और जवाब मांगता है। पूछता है कि क्या वो उसकी बात इग्नोर कर रहा है। अगर वो इस तरह बिहेव करने वाला है तो वो अकेले ही क्यों नहीं लड़ता। सियोंग पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा कर सकता है। ब्लॉन्ड कहता है हाँ, और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद अगर वो सारे ज़ॉम्बीज अकेले मारे तो वो इस क्वेस्ट को क्लियर कर सकता है। लेकिन गायोंग आगे आती है और कहती है कि वो फ्रंट संभालेगी और सपोर्ट को पीछे रहने को कहती है। भले ही ये मैच एक मैस हो, फिर भी उसे अपनी जॉब तो करनी ही होगी। सियोंग बस इतना कहता है कि कोई बात नहीं। वो पूछती है इसका क्या मतलब है और वो रिपीट करता है कि ठीक है, वो उन्हें खुद संभाल लेगा। वो वॉरियर को आर्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। जब वो लोग अभी भी बहस कर रहे थे, एक रेड ज़ॉम्बी जिसका सिर बहुत बड़ा था टावर के एज पर चढ़ जाता है। ब्लॉन्ड तुरंत कहता है कि ये एक ब्लड ज़ॉम्बी है, नॉर्मल ज़ॉम्बीज की तरह नहीं। इसकी बॉडी लिक्विड की बनी है तो फिजिकल अटैक्स इस पर काम नहीं करेंगे। इसके लिए ऑपोजिट पावर की जरूरत होती है। लेकिन इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, ज़ॉम्बी सियोंग पर चार्ज करता है। वो अपनी छोटी सी मेटल रॉड उठाता है और उसे पूरी ताकत से मारता है। रॉड सीधा उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है और उसको मार डालती है। गायंग शॉक में देख रही होती है जब ज़ॉम्बी के टुकड़े उनके आसपास गिरने लगते हैं। एक व्हाइट सीक्रेट फ्लेम अपीयर होती है और वो सोचती है कि क्या ये डिवाइन पावर है। इसी बीच वो अपने उस प्लान पर आगे बढ़ता है जिसमें वो दोनों क्लासेस को एक साथ कंबाइन कर रहा है। जैसे जैसे और ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं, वो सिर्फ उस रॉड से उन सबको गिराता जाता है। फिर वो नीचे जाता है और अपनी अब्सर्ड स्टाफ स्किल्स से उन सब का सफाया करने लगता है। वो खुद मानता है कि उसे नहीं पता वो इसे फिनिश कर पाएगा या नहीं, पर उसको कोशिश जरूर करनी है। जब तक वो दोबारा ऊपर चढ़ता, वो रिक्वायर्ड 1000 में से 6 ज़ॉम्बीज मार चुका था और सीधा अनडेड की उस भीड़ में चार्ज कर रहा था। वो एक के बाद एक उन्हें स्मैश करता जाता है। ज्यादातर तो एक ही हिट में ढेर हो जाते थे। उसका किल काउंट तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अभी वो सिर्फ 26 पर था। गायंग को रियलाइज होता है कि ब्लड ज़ॉम्बीज पर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे, तो उसका प्लान है कि पहले वो उन सबको जमा करेगा और फिर धीरे से अपनी डिवाइन पावर रिलीज करके उन सबका एक साथ सफाया करेगा। बाकी सब बस आंखें फाड़े देख रहे थे। ये सपोर्ट तो पूरी तरह से इंसेन था। ब्लड सोचता है कि अगर सियोंग जिहान इतना बढ़िया खेल रहा है तो किसे फर्क पड़ता है अगर वो थोड़ा रूड है। ऐसे बंदे की तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। गायंग भी स्पीचलेस थी। उसका डिवाइन पावर को इतनी परफेक्टली बिना वेस्ट किए कंट्रोल करते देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है। उस लेवल का कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था। और जो चीज उसे सबसे ज्यादा शॉक करती है वो ये थी कि हर एक स्ट्राइक ठीक उन ज़ॉम्बीज के हेड पर लग रही थी। ज़ॉम्बीज एक एक करके गिरते जाते हैं और वो 210 किल्स तक पहुंच जाता है इस कंडीशन को मीट करते हुए।
वो उस अदर वर्ल्ड रेलिक को पूरी तरह से समझ चुका था और उसकी डिवाइन पावर बढ़कर 7 हो चुकी थी। वो हंसने लगता है। उसने अपनी डिवाइन पावर बढ़ाने का एक अलग ही तरीका निकाल लिया था। वो कहता है कि ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट है। उसे याद आता है कि रेलिक्स आखिर होती क्या है। सीक्रेट आइटम्स। पीछे 2010 में जब अर्थ का ट्यूटोरियल शुरू हुआ था तब ये पागलों वाली कीमत पर बिकती थी क्योंकि लोगों को लगता था कि इनमें कोई सीक्रेट छिपा है। लेकिन 10 साल बाद भी जब किसी को कुछ नहीं मिला तो इनकी वैल्यू गिरती चली गई। अदर वर्ल्ड रेलिक को तो खास तौर पर यूजलेस समझा जाता था, इसलिए ज्यादातर लोग यहां तक कि इनके एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं जानते थे। फिर भी एक बार सोफिया ने उसे बताया था कि उसने एक अदर वर्ल्ड रेलिक की मदद से अपनी डिवाइन पावर बढ़ाई थी। वो अमेरिका की रैंक 3 प्लेयर थी तो उसने ध्यान दिया था। उस बात ने सियोंग को शॉक कर दिया था। उसने उसे बताया था कि रेलिक की वजह से उसकी डिवाइन पावर इवॉल्व हुई थी, पर उसने ये भी कहा था कि ट्यूटोरियल एंड होने के बाद ये काम नहीं करेगी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा था कि क्या ये सच में पॉसिबल है। सोफिया ने जवाब दिया था कि ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, वरना वो एक सेंट कैसे बनती। उसके हिसाब से अगर आप सही कंडीशंस में रेलिक को यूज करते रहो तो आपकी डिवाइन पावर बढ़ सकती है। हर रेलिक के अपने कुछ अलग रूल्स होते हैं। सियोंग हैरान था कि लगभग किसी को इतने आसान मेथड के बारे में नहीं पता था। सोफिया ने कहा कि ये सेंस बनाता है क्योंकि भले ही किसी ने रूमर सुना हो, अदर वर्ल्ड रेलिक्स मिलना ही इतना मुश्किल था। उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ ट्यूटोरियल पीरियड में ही काम करती थी और इसी वजह से वो उन सारी रेलिक्स को अपने लिए रख सकी थी। फिर उसे कुछ और भी याद आता है। उसके पास कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी जो किसी और को नहीं पता थी। एक और इंसान था जो अदर वर्ल्ड रेलिक्स खरीद रहा था और एमसी गेस करता है कि शायद उस प्लेयर को भी ये सीक्रेट पता था। स्वॉर्ड पैलेस पेंटहाउस रिटर्न होने के बाद उसने इसे लिख लिया था। वो नोट करता है कि वो सभी अदर वर्ल्ड रेलिक्स थे और ज्यादातर एम्प्टी थे क्योंकि उनकी डिवाइन पावर पहले ही अब्सॉर्ब हो चुकी थी। ये चीज एक्सप्लेन करती थी कि वहां आखिर हुआ क्या था। वो दूसरा प्लेयर जो इन रेलिक्स को कलेक्ट कर रहा था वो दूसरी सेंट थी जिसे वो जानता था, उसकी बड़ी बहन सिवा। उसे याद आता है कि सिवा यून सेजन और गायंग के साथ कोरिया की बेस्ट सपोर्ट्स में से एक और सच में एक हीरो थी। उसकी मौत अब बस एक पास्ट बन चुकी थी। अपनी बहन द्वारा छोड़ी गई इन अदर वर्ल्ड रेलिक्स के बारे में सोचते हुए उसे वो मेटल रॉड मिली थी। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि एरिड्स के हेड्स पर मारने से डिवाइन पावर बढ़ेगी। इसे यूज करने का तरीका सिंपल था और भले ही इसका रैंक गिर चुका था और अब इसमें अब्सॉर्ब करने के लिए कोई डिवाइन पावर नहीं बची थी, ये अभी भी उतनी ही स्टर्डी थी, चीजों को तोड़ने फोड़ने के लिए परफेक्ट। गायंग एडमिट करती है कि उसकी फिजिकल स्किल वाकई में कमाल की है, पर वो पूछती है कि क्या सच में ऐसा कुछ पॉसिबल भी है, क्योंकि इस लेवल का एनर्जी कंट्रोल बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। ब्लॉन्ड कहता है कि ये इनक्रेडिबल है, दूसरे टावर का वॉरियर पहले ही गिर चुका है, फिर भी उन्हें रैंक 5 जैसा हाई रैंक मिल गया। फिर वो पूछता है कि वो फाइट में हेल्प क्यों नहीं कर रहे, पर जब वो वहां डिस्ट्रैक्टेड खड़ा था, गायंग उसे एक ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने से बैरली बचा लेती है। एमसी अभी भी ज़ॉम्बीज मार रहा था। वो पीछे देखता है और सोचता है कि ये क्या था। उसे पता था कि उस लड़की में कुछ जाना पहचाना जरूर है। फिर अचानक से उसको क्लिक होता है, ये प्लम ब्लॉसम सोर्ड है, ये आन गायंग है। एक टाइम पर इसे सोर्ड किंग बनने का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझा जाता था, पर इसकी स्टोरी बहुत बुरे तरीके से एंड हुई थी। ये सेजिन के हाथों मारी गई थी। अब सियोंग सोचता है कि शायद वो चांद से इस प्लम ब्लॉसम सोर्ड को बचा ले। गायंग उसे आवाज लगाते हुए पूछती है कि क्या वो बैटल में ज्वाइन कर सकती है। अगर वो साथ मिलकर लड़ें तो वो एक हायर रैंक के लिए एम कर सकते हैं। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और रैंक 5 पर अपने 398 किल्स देखता है। अभी भी बहुत आगे जाना था और टाइम बहुत कम बचा था। फिर भी अगर वो सच में प्लम ब्लॉसम सोर्ड है तो उसके बिना भी वो बस यहाँ खड़े रहने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती है। तो वो मान जाता है और उसे ऊपर वाला हिस्सा संभालने के लिए कहता है। फिर वो वहां से नीचे कूद जाता है, जिसे देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। वो सिर्फ अपने खुले मुंह के साथ उसे गिरते हुए देख पाते हैं। सियोंग रॉड में सीक्रेट एनर्जी पोर करता है, इसे एक्टिवेट करता है और सब कुछ एक जगह जमा करके डेटोनेट कर देता है। जैसे ही वो लैंड करता है, एक मैसिव शॉकवेव ब्लास्ट होती है जो कि अनडेड्स की एक ह्यूज तादाद को हवा में उड़ा देती है। ब्लॉन्ड तो एमसी की इस मूव को देखकर पूरी तरह हिला हुआ था। ये सच में इनक्रेडिबल था। उन्होंने फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया था, सर्वाइवल मिशन क्लियर कर लिया था और 10 टावर्स पर फर्स्ट रैंक लाने का क्वेस्ट भी कंप्लीट कर लिया था। सियोंग कहता है कि रिवॉर्ड वाकई में वर्थ इट था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसने 1500 ज़ॉम्बीज मारे थे, जबकि उसे सिर्फ 1000 की ही जरूरत थी। इसके साथ ही गेम खत्म हो जाता है। ब्लॉन्ड भाग कर आता है, एमसी की तारीफ करता है और उस सब के लिए थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि जब वो और स्ट्रांग हो जाएगा तो वो इस सब को दोबारा करेगा और उन्हें कैरी करने के लिए वो बार बार थैंक यू बोलता रहता है। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या वो मिशन दोबारा अपीयर होगा। ब्लॉन्ड उससे अगली बार टीम अप करने को पूछता है और गायंग डिसबिलीफ में नीचे देखती है, ये सोचते हुए कि ये कितना रिडिकुलस था कि एक अनएफिलिएटेड प्लेयर जो कि एक सपोर्ट था और लेवल में उससे भी नीचे था, उसने इतने ढेर सारे दुश्मनों को अकेले ही मार दिया। वो सोचने लगती है कि क्या ये कोई गेम बग है। सियोंग कहता है कि वो पहले जाएगा और सब वहां से निकल जाते हैं। वो ऑलरेडी अपना रिवॉर्ड लेने के बारे में सोच रहा था। जब गायंग उसे आवाज लगाती है, वो सोचता है कि ये उससे क्यों बात कर रही है। क्या वो उसे जानता है? उसे नहीं लगता कि वो दोनों पहले कभी मिले हैं। गायंग सोचती है कि उसे उससे बात करनी ही पड़ेगी। उसके टैलेंट को देखते हुए और जो कुछ भी उसने इन 2 ट्यूटोरियल्स में दिखाया है, वो कोई ऐसा बंदा है जिसकी ट्विन स्टार्स गिल्ड को तुरंत जरूरत है। तो ट्विन स्टार्स की प्लेयर होने के नाते वो सीधा उससे उसका नंबर मांगती है। उसका मतलब उसे एक रिक्रूटमेंट ऑफर देने से था, पर वो असल बात बोलना ही भूल जाती है और जो कुछ उसने अभी कहा उस बात पर फौरन एम्बैरस हो जाती है। सियोंग दोबारा पूछता है कि वो क्या बात कर रही है। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और वो इसे ठीक करने की कोशिश करती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने सब कुछ कितने गलत ऑर्डर में एक्सप्लेन किया है। उसके हेड में प्लान ये था कि पहले उससे मिलकर बाद में नंबर ले लेगी, पर वो बीच के काफी स्टेप स्किप कर गई। तो वो जल्दी से एक्सप्लेन करती है कि वो ट्विन स्टार्स गिल्ड से है और ये एक रिक्रूटमेंट ऑफर है, पर एमसी सीधा इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे अभी अपना नंबर याद नहीं है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है।
फिर वो कहता है कि अगर वो दोबारा मिले तो वो उसे जरूर बता देगा और अलविदा कहकर चला जाता है। वो आगे बढ़ जाता है और गायंग पीछे खड़ी ये सोचती रह जाती है कि मुझे अपना नंबर याद नहीं है, ये भला कैसा बहाना हुआ। फिर वो सोचती है कि क्या उसने अभी उसे रिजेक्ट कर दिया। वापस रियलिटी में सियोंग पूरी तरह से शांत है। अब जब वो इस बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि उसने बहुत लंबे टाइम तक एक अमेरिकन फोन नंबर यूज किया था, तो उसे सच में अपना कोरियन नंबर याद नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि वो अपना खुद का नंबर किसी दूसरे से पूछ सके। फिर भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे एक रिक्रूटमेंट ऑफर मिला। लगता है कि वो कुछ लोगों की नजरों में तो आ गया है। वो सोचता है कि वो उस लड़की का नंबर ले सकता था, पर उसका अभी गिल्ड ज्वाइन करने का कोई प्लान नहीं है। तो वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है। अभी जो मैटर करता है वो है उसका रिवॉर्ड। उसका लेवल 2 अप हो गया था और उसे डिवाइन पावर के बूस्ट के साथ 1500 जीपी भी मिल गए थे। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। वो जीपी शॉप ओपन करता है और जल्दी ही देख लेता है कि 1500 पॉइंट्स किसी भी relic को खरीदने के लिए काफी नहीं है। 2020 में भी प्राइसेस थोड़ी लोअर होती, पर इतनी लो नहीं कि वो खरीद सके। तो वो घर जाकर अपनी बहन के स्टोरेज को एक बार और चेक करने का डिसाइड करता है। वापस आते ही वो ठीक वहीं जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। फिर उसकी नजर एंट्रेंस पर रखे एक जूते पर पड़ती है और वो डर से जम जाता है। हर किसी को रिग्रेट्स होते हैं और 2 बार जिंदगी जीने के बाद उसके पास किसी से भी ज्यादा रिग्रेट्स थे। उसकी बॉडी कांपने लगती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। सबसे बड़ा पछतावा जो वो कैरी कर रहा था वो ये था कि वो किसी अपने सबसे अजीज को बचा नहीं पाया। अंदर एक लड़की इस बात पर सरप्राइज थी कि वो इतनी जल्दी उठ चुका है। वो बाहर वेट कर रही थी और उससे उसके हैंगओवर के बारे में पूछती है। वो उन सब बातों के बारे में सोचने लगता है जो वो उसे कहना चाहता था। अगर वो कभी दोबारा मिले तो वो उसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जवाब देता है कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो प्राउड होकर उसकी बात से अग्री करती है। यही वजह है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। वो उस बात के लिए उसे थैंक यू बोलता है और माफी मांगता है कि वो अपनी नीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। भले ही उसने उसे भरोसा करने को कहा था, उसे खोने के गम ने पहले ही उसको अंदर से तोड़ दिया था। और भले ही ये थोड़ा बेशर्म फील हो, पर वो दिल से उसे दोबारा देखना चाहता था। वो खामोशी को तोड़ते हुए उसे कहती है कि वहां ऐसे खड़े न रहें और अंदर आकर अपने हाथ धोएं, और उसे अंकल कहकर बुलाती है। वो मुस्कुराती है। ये लड़की सियो अहिन है। वो उसका नाम दोबारा लेता है, यून अहिन। वो 17 साल की है। उसकी बहन यून सियोआ की बेटी। वो उससे पूछता है कि क्या वो जेजू से पहले ही वापस आ गई है। वो बताती है कि वो बाकियों से पहले ही वापस आ गई थी। उसे याद आता है कि जब उसकी बहन काम में ज्यादा बिजी रहती थी तब उसने ही इसे बड़ा किया था। अहिन बताती है कि हर कोई उसके फादर के बारे में बातें कर रहा है, और सियोंग को याद आता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। अब सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं और उसके लिए वो उसकी प्यारी भतीजी है। वो पूछता है कि क्या उसके फादर ने कॉल किया था। वो हाँ में जवाब देती है, पर कुछ और भी था। अहिन कहती है कि उसने उससे कहा कि उसे प्यार हो गया है। वो उससे कहती है कि उसे इस बारे में बस यही जानने की जरूरत है। उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या वो पागल हो गया था? फिर वो रियल क्वेश्चन पूछती है, क्या वो उसे छोड़कर जा रहा था? वो शांति से हाँ कहता है। उस औरत ने उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने से पहले यही कंडीशन रखी थी। अहिन शॉक्ड थी, और जब कॉल एंड होती है सियोंग उस ट्रैश पर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। फिर भी वो किसी तरह खुद को शांत करता है। वो आदमी हमेशा से ही एक इररिस्पॉन्सिबल कचरा रहा था। इस तरह का आदमी जो सिर्फ एक औरत के लिए अपनी कंट्री और अपनी बेटी तक को छोड़ सकता था। ये सोचकर कि अहिन ने उसकी वजह से अपनी मासूमियत में कितना सफर किया है, उसका गुस्सा फिर से उबल पड़ता है। फिर वो पूछती है कि क्या उसने ही वो पिक्चर फ्रेम तोड़ी थी, और वो ये मान लेता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो बस गुस्से में था। आखिरकार वो आदमी अभी भी अहिन का फादर था। शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। लेकिन तभी वो पूछती है कि उसे ये पहले करने का मौका क्यों मिला, और उस फ्रेम पर एक मुक्का दे मारती है जिससे वो और बुरी तरह से टूट जाता है। वो कहती है कि वो भी सेम यही करना चाहती थी। वो अपने अंकल से कहती है कि वो माफी न मांगे। वो सच में ठीक है। सियोंग सोचता है कि अहिन हमेशा से ऐसी ही थी। उसकी मां के मरने के बाद और यहां तक कि उसके पिता के उसे छोड़ जाने के बाद भी वो मुस्कुराती रही और खुद से ज्यादा उसकी फिक्र करती रही। लेकिन उसे अब आगे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब से वो उसे बताता है कि वो इतनी बड़ी हो चुकी है जब वो उसे गले लगाता है। उसे पता है कि अब उसे अपने अंकल का ख्याल कैसे रखना है। वो उससे कहता है कि सब ठीक है, जबकि खुद से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी रक्षा जरूर करेगा। फिर वो उसे कहता है कि खुद पर इतना प्रेशर ना डाले। ये बात आखिरकार उसे थोड़ा रिलैक्स कर ही देती है। वो उससे थैंक यू बोलती है, पर अगले ही पल कहती है कि उसके अंदर से शराब की बदबू आ रही है और उसे ये बात माननी पड़ती है। इसी बीच वापस ट्विन स्टार्स गिल्ड में हियो यूजिन गायंग पर जोर जोर से हंसने लगती है। यूजिन शर्म के मारे अंदर ही अंदर डूबती हुई सी कहती है कि उसे इस तरह से इतनी जोर से नहीं हंसना चाहिए। यूजिन अपोलोजाइज करती है, लेकिन गायंग उसे कहती है कि अगर उसे हंसना ही है तो ठीक से हंसे। तो यूजिन फिर से जोर से हंसने लगती है और कहती है कि ये बात सीरियस है, पर साथ ही बहुत मजेदार भी है। गायंग अभी भी गुस्से में थी, जबकि यूजिन इस बात पर शॉक्ड थी कि सियोंग जिहान ने उसे अपना नंबर देने से मना कर दिया था। सॉरी, मुझे अपना नंबर याद नहीं है। ये ऑब्वियसली एक बहुत ही खराब एक्सक्यूज था। गायंग कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। फर्स्ट इंप्रेशंस लुक्स पर डिपेंड करते हैं, और यूजिन के उलट वो प्रिटी नहीं है। यहां तक कि वो खुद कहती है कि वो एक आदमी जैसी लगती है। ये सुनकर यूजिन तुरंत हंसना बंद कर देती है। अब उसे समझ आता है कि गायंग सीरियस हो रही है। वो उससे पूछती है कि क्या गायंग को इस बात का कोई आइडिया भी है कि वो कितनी पॉपुलर है। लोग हर जगह उसे घूर कर देखते हैं, ऑलमंड फ्लावर स्वॉर्ड के बारे में खुस-फुस करते रहते हैं, जबकि कुछ लड़के तो ये सोचते रह जाते हैं कि क्या उन्हें उससे उसका नंबर पूछना चाहिए। सिर्फ ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि वो शायद उन्हें रिजेक्ट कर देगी। यूजिन कहती है कि अगर गायंग इस बात को किसी के सामने कहेगी तो लोग उस पर भड़क जाएंगे।
फिर वो दोनों रूम में जाते हैं और यूजिन कहती है कि ये एक्सपेक्टेशन की तरह ही कंफर्टेबल है, और गयांग उससे पूछती है कि क्या वो सियोंग जिहान को रिक्रूट करने का प्लान बना रही है। यूजिन कहती है कि उसे किसी भी हाल में ऐसा करना ही होगा। ओल्ड मैन ने उससे कहा था कि मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये प्रेशर उसे पागल कर रहा था। फिर भी गयांग अग्री करती है कि वो ऐसा बंदा है जिसकी उन्हें एब्सोल्युटली जरूरत है। ये सुनकर यूजिन रुकती है। फिर वो अपने फोन की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि एक लाइव स्ट्रीम अभी शुरू हुई है। वो हैरान थी कि ये इंसान ऐसे लाइव क्यों चला गया जब आज तो कोई इंपॉर्टेंट मैच था भी नहीं। गयांग पूछती है कि क्या वो फिर से किसी गैम्बलिंग स्ट्रीम को देख रही है। यूजिन फौरन काउंटर करती है कि ये गैम्बलिंग नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी एनालिसिस है। गयांग को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ये है कौन। कैमरा के सामने सियोंग जिहान खड़ा था। वो स्ट्रीम को लाइव है या नहीं ये चेक करता है और अहन बताती है कि फोन पर सब ठीक लग रहा है। गयांग उससे पूछती है कि क्या ये वही प्रेडिक्शन स्ट्रीम है जो यूजिन हमेशा देखती है, पर यूजिन इस बात को साइड कर देती है। जो चीज मैटर करती थी वो ये थी कि सियोंग जिहान ने अपना इंट्रोडक्शन स्वॉर्ड किंग के ब्रदर इन लॉ के रूप में दिया था, जिसने सबको दंग कर दिया था। वो एग्जैक्टली सड़क पर ही शूट कर रहा था और अहन को 1 सेकंड के लिए पीछे हटने को कहता है। वो हट जाती है। फिर वो अपनी टांग उठाता है और अपनी होली पावर को बुलाते हुए ठीक उस स्पॉट को एम करता है जहां स्वॉर्ड किंग का मेमोरियल स्टैचू रखा था और उसे पूरे बेस के साथ क्रश कर देता है। देखने वाले सभी लोग म्यूट रह जाते हैं। उसने अभी अभी उस मॉन्यूमेंट को तोड़ दिया था और इतना भी उसके लिए काफी नहीं था। वो अपने मुक्के को पीछे खींचता है, फिर उस स्वॉर्ड को और भी बुरी तरह से तोड़ देता है। चैट बॉक्स, लाइक्स, डिसलाइक्स और नॉन स्टॉप कमेंट से फट पड़ता है और पूरा इंटरनेट पागल हो जाता है। जब वो कंप्लीटली रिफ्रेश्ड फील करता है तभी उसे कंटिन्यूअसली अचीवमेंट नोटिसेस मिलने लगते हैं। अभी भी गुस्से में वो कहता है कि अब वो स्वॉर्ड किंग की नेचुरलाइजेशन पर अपना स्टांस शेयर करेगा। वो बैटल ट्यूब के बारे में भी एक्सप्लेन करता है जो बैटल नेट से जुड़ी एक स्ट्रीमिंग सर्विस है। ये बेसिकली बैटल नेट के अंदर एक मेजर वीडियो प्लेटफॉर्म है जहां प्लेयर्स व्यूज, सब्सक्राइबर्स और बाकी गोल्स के थ्रू अचीवमेंट्स और रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। वो फिगर आउट करता है कि रिवॉर्ड्स को कैश इन का ये परफेक्ट चांस है, खास तौर पर स्वॉर्ड किंग के ब्रदर इन लॉ होने के टैग के साथ। स्ट्रीम आते ही ढेर सारे व्यूअर्स और 10,000 से ज्यादा डिसलाइक्स खींच लाती है। जब लोग कंटिन्यूअसली ये पूछ रहे थे कि क्या इस पागल बंदे ने उसे सच में अपने नंगे हाथों से तोड़ दिया, वो साइड में देखता है और सोचता है कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उसने सच में लोगों को गुस्सा दिला दिया था। आखिर में वो इडियट यून सेजन भी उसे कुछ तो काम आ ही गया और अचीवमेंट्स पॉपअप होती हैं। साथ ही एक कमेंट आता है उस इंसान से जो ट्विन स्वॉर्ड्स का एक ब्लैक लोगो यूज कर रहा था। वो इसे स्वॉर्ड किंग के फैन क्लब के किसी मेंबर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसे याद आता है कि वही पागल लोग थे जिन्होंने अहिन को मरने पर मजबूर कर दिया था। शुरुआत में उन्होंने सेजन को किसी और से भी ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन टाइम के साथ उनका वो सपोर्ट उसकी अकेली बची हुई रिलेटिव की तरफ गुस्से और नफरत में बदल गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि स्वॉर्ड किंग ने अपनी बेटी के पापों की वजह से ही इस देश को छोड़ा है। फिर उन्होंने दावा किया कि स्वॉर्ड किंग को वापस लाने के लिए अहिन को मरना ही होगा और आखिरकार उन्होंने सच में उसे मार ही डाला। तो अगर उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी टारगेट की जरूरत थी तो वो टारगेट अब खुद बनेगा। वो सबको ध्यान से सुनने के लिए कहता है, फिर उस टूटी हुई तलवार पर दोबारा मुक्का मारता है और फिर कहता है कि द स्वॉर्ड किंग अब वापस नहीं आएगा। चैट फौरन गालियों और गुस्से भरे सवालों से भर जाती है जबकि वो कैमरा के और पास आता है। वो कहता है कि अब वो कुछ ऐसी चीज रिवील करने वाला है जिसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। वो कॉन्वर्सेशन जो यून सेजन ने अपनी सिटीजनशिप चेंज करने के बाद अपनी बेटी के साथ की थी। फिर वो उस कॉल को प्ले करता है जहां वो आदमी कहता है कि उसे प्यार हो गया है और वो सिर्फ उस औरत की वजह से मूव कर गया। अहिन अपने फादर से पूछती है, क्या इन सब के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना सच में वर्थ इट था? यून सेजन रिकॉर्डिंग में कहता है, हाँ, क्योंकि उस औरत ने उसका प्यार एक्सेप्ट करने के लिए यही शर्त रखी थी। जैसे ही रिकॉर्डिंग प्ले होती है अहिन खुद को संभालती है। फिर वो कैमरा को फेस करती है और कहती है कि स्वॉर्ड किंग की बेटी होने के नाते ये पूरी सिचुएशन उसके लिए भी उतनी ही शॉकिंग और कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो यहाँ सामने आई है क्योंकि उसे कुछ कहना है। उसके फादर ने उसे बताया था कि वो स्वॉर्ड पैलेस उसे सौंपने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन वो किसी ऐसे इंसान से कुछ भी एक्सेप्ट करने से साफ इनकार करती है जिसने अपनी फैमिली और अपनी कंट्री दोनों को छोड़ दिया हो। यही वजह है कि वो स्वॉर्ड पैलेस बिल्डिंग इस देश को डोनेट करेगी। सियोंग जिहान आगे कहता है कि उसे उम्मीद है कि इस डोनेशन से कोरियन प्लेयर्स की ग्रोथ और सपोर्ट में मदद मिलेगी और इसकी पूरी डिटेल्स वो बाद में शेयर करेंगे। ठीक 30 मिनट पहले अपना प्लान बनाते वक्त एमसी ने अहिन से इस बिल्डिंग को डोनेट करने के लिए कहा था। ये रिक्वेस्ट सुनकर वो पूरी तरह हिल गई थी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वो पिए हुए नहीं लग रहा था। उसने कहा था कि ये सुनकर उसे दुख हो रहा है और पूछा कि आखिर उन्हें अपनी पूरी दौलत क्यों दान कर देनी चाहिए। क्या वो पागल हो गए हैं? उसने जवाब दिया था कि वो पूरी तरह होश में है। फिर उसने एडमिट किया कि ऑनेस्टली उसे नहीं पता था कि वो उसे कन्विंस कर पाएगा या नहीं। भला वो इस बात के लिए क्यों मानती? एक ऐसी बिल्डिंग जिसे खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए 7 जन्मों में भी पॉसिबल नहीं था, उसे बेचने की बजाय डोनेट करना बिल्कुल पागलपन लग रहा था। लेकिन अहिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ये करना ही था। जब यून सेजन ने जापान के लिए लड़ते हुए कोरिया को बुरी तरह क्रश किया था तो कोरिया में पब्लिक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आखिर में गवर्नमेंट के पास सेजन की पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उस वजह से अहिन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। लोगों के तानों से परेशान और स्वॉर्ड किंग के फैन क्लब से टेरिफाइड होकर आखिरकार उसने अपनी जान दे दी थी। तो अगर ये प्रॉपर्टी वैसे भी उनसे छिनने वाली थी तो वो इसका यूज पहले ही उसे सेफ रखने और थोड़ा पब्लिक सपोर्ट जीतने के लिए करेगा। अभी के लिए अहिन उसे सिर्फ अपना एक पियक्कड़ बेरोजगार अंकल मानती थी। वो उसे एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता था कि वो फ्यूचर से वापस आया है। फिर उसे रियलाइज होने लगा कि उसका अंकल सच में सीरियस है, तो उसने कह दिया कि ठीक है। एमसी ने पूछा कि क्या वो सच में इस फैसले से ठीक है। उसने पलटकर पूछा कि अब जब वो मान गई है तो वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। उसने कहा क्योंकि ये आइडिया सच में रिडिकुलस था। फिर भी वो जानती थी कि उसका अंकल ऐसी कोई बात बिना किसी वजह के नहीं कहेगा। इससे भी बड़ी बात उसने कहा कि अपने अंकल की इस कॉन्फिडेंस साइड को देखे हुए उसे बहुत लंबा वक्त हो गया था जिसने सियोंग को पूरी तरह दंग कर दिया।
वो सोचने लगा कि ये लड़की आखिर किस पर गई है। वापस प्रेजेंट में वो सोचता है कि ये लड़की सच में अमेजिंग है। मैसेजेस कंटिन्यूअसली आते जा रहे थे, जबकि वो आगे के बारे में सोच रहा था। इसे ऐसे ही होना था। उन्हें अभी भी सियोंग जेहान को ही टारगेट करते रहना चाहिए था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पागल फैंस अहिन को अकेला छोड़ देंगे, पर वो जानता था कि उसे इसे और भी क्लियर करना होगा। तो वो दोबारा बोलता है। सीधा यून सेजिन को एड्रेस करते हुए वो कहता है कि ऑनेस्टली यही सबके लिए सबसे बेस्ट है। सेजिन ने भले ही ये दावा किया हो कि ये सब उसने एक औरत की वजह से किया है, लेकिन जो कोई भी उसे सच में जानता है वो इसका असली सच जानता है। ये सुनकर वो लड़की नर्वस हो जाती है। ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। फिर एमसी उस पुराने यून सेजिन की बात उठाता है और उसे चैलेंज करता है। वो जहां भी हो, क्या उसे सच में लगता है कि किसी को नहीं पता कि वो जापान क्यों भागा? वो इसलिए गया क्योंकि उसमें कोरिया में रहने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था। इस बात ने सबको हिलाकर रख दिया। फिर वो सेजिन को वार्न करता है कि वो जापान में बच के रहे, क्योंकि जिस पल वो उसे देखेगा वो उसे मिट्टी में मिला देगा। अपनी स्लीव फाड़ते हुए वो एक खुला और बोल्ड चैलेंज फेंकता है। उसके बाद तो जैसे इंटरनेट पे बॉम्ब ही फट गया। बाद में घर पर अहिन पूछती है कि क्या उसे सच में इतना आगे जाने की जरूरत थी। कोरिया और जापान दोनों जगह केओस मचा हुआ था। वो उसे कहता है कि इस बात का स्ट्रेस ना ले और बस इस हंगामे को इग्नोर करे, लेकिन वो कहती है कि उसमें सच में कुछ तो बदल गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वो रातों रात एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया हो। वो मजाक में कहता है कि ऑफकोर्स वो अलग लग रहा होगा। एक बार मर के पास में वापस आने के बाद कोई सेम कैसे रह सकता है? फिर वो बात घुमाने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो सच में उसे पिछले कुछ दिनों से एक पियक्कड़ लूजर लग रहा था। वो पूछती है कि वो इस बात को अभी क्यों उठा रहा है। लॉजिक तो था, पर ये इस बारे में बात करने का सही वक्त नहीं था। तभी डोरबेल बजती है। दोनों ही टेंस हो जाते हैं। वो सोचने लगती है कि आखिर कौन हो सकता है, जबकि एमसी सरप्राइज था कि लोग उसकी एक्सपेक्टेशन से पहले ही आ गए। फिर अहिन पूछती है कि क्या कोई उसके लिए आया है। वो उसे रिलैक्स करने को कहता है। बात वो नहीं थी, असल में अब पैसा कमाने का वक्त आ गया था। इसी बीच टोक्यो में लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि अब जब स्वॉर्ड किंग एक जापानीज सिटीजन बन चुका है तो कोरिया और जापान के बीच के रिलेशंस और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। उनका कहना था कि अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को खोने के बाद कोरिया का गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी है। सेजिन के बगल में बैठी औरत उससे पूछती है कि क्या इन सब बातों से उसे परेशानी हो रही है। वो पूछता है कि क्या वो अभी सोकर उठी है, और वो कहती है कि वो ठीक है, वो अपनी नींद पूरी कर चुकी है। फिर वो कहती है कि उसे इस बात की ज्यादा चिंता है कि ये उसके लिए कितना मुश्किल होगा। यून सेजिन ईतो से कहता है कि अब उसे सेजिन बुलाने की जरूरत नहीं है, उसने रियूहो बनना चूज कर लिया है। लेकिन वो औरत इनकार करती है और कहती है कि वो गलत है। उसके लिए वो अभी भी यून सेजिन है, कोरिया का नंबर 1 रैंकर, द स्वॉर्ड किंग। वो उसकी तरफ देखता है और वो कहती है कि ये सच कभी नहीं बदलेगा। फिर वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे किस करती है, अभी भी पूरे अफेक्शन के साथ उसे डियर कहकर बुलाते हुए। वापस हमारे प्रोटैगनिस्ट पर आते हैं। वो दरवाजा खोलता है और बाहर खड़े आदमी को ग्रीट करता है। वो विजिटर पोलाइटली सियोंग को एड्रेस करता है और कहता है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका ही वेट कर रहा था। एक स्मग आंसर के साथ एमसी कहता है कि बातें इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि गवर्नमेंट का किसी को भेजना तो नॉर्मल ही था। उसने उस आदमी को उसके नाम से बुलाया, पार्क योनशिक, एक सेक्शन चीफ। सेजिन के जाने के बाद उनका ऑफिस बेसिकली बंद हो चुका था, लेकिन इन दो आदमियों से बेहतर इस मामले को किसी और ने हैंडल नहीं किया था। अहिन ने भी सेक्शन चीफ को ग्रीट किया। सियोंग जेहान सीधा मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ अपनी जरूरत की सारी चीजें लेने आए हैं। पार्क कहता है कि वो स्ट्रीम थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम थी, पर उसे अच्छी लगी। उस ब्रॉडकास्ट के चलते गवर्नमेंट आखिरकार एक कंक्लूजन पर पहुंच ही गई है। वो अब स्वॉर्ड किंग को वापस नहीं ला सकते। कम से कम प्रोटैगनिस्ट को लगा कि वो इतना तो समझ ही गए थे। पार्क आगे कहता है कि वो इस मैटर को हमेशा खींच नहीं सकते, खास तौर पर तब जब कोरिया और जापान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। तो एमसी पूछता है कि क्या वो पॉइंट पर आएंगे या नहीं। पार्क कहता है कि वो स्वॉर्ड पैलेस की रिटर्न मांगने आया है। एक बार जब गवर्नमेंट इसे रिसीव कर लेगी तो हर कोई शायद इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि स्वॉर्ड किंग वापस नहीं आने वाला। ये बात पार्क को भी सरप्राइज करती है। सियोंग जेहान ने सिचुएशन को परफेक्टली रीड कर लिया था। वो ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि क्या ये सच में वही पहले वाला लूजर है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि ये एक क्लूलेस बेरोजगार गैम्बलर था। पार्क एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने अभी भी स्वॉर्ड किंग की वापसी पर पूरी तरह से गिव अप नहीं किया है। पैलेस को डायरेक्टली गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंडर रखने की बजाय वो इसे इंटरेस्टेड मैनेजमेंट के अंडर रखना चाहते थे। आसान शब्दों में वो इसे तब तक चलाएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे जब तक कि इसके असली मालिक वापस नहीं आ जाते। उसे ये मानना पड़ा कि ये एक स्मार्ट आइडिया था। तो उसने पूछा कि अगर स्वॉर्ड किंग वापस आता है तो क्या वो डीड वापस कर देंगे। पार्क ने कहा हाँ, बिल्कुल वैसा ही, और यही वजह थी कि वो चाहते थे कि दोनों स्वॉर्ड पैलेस में ही रहते रहें। उसने कहा कि ये टर्म्स दोनों साइड्स के लिए फायदेमंद है और प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वो जवाब देने से पहले हर एक चीज को केयरफुली पढ़ ले। प्रोटैगनिस्ट को समझ आ गया था कि उन्होंने इस पर काफी सोच विचार किया है। उसने तो इस जगह को वैसे ही सौंपने का प्लान बनाया था, तो इसके बदले में कुछ मिलना उसके लिए और भी अच्छा था। फिर उसने कहा कि वो गवर्नमेंट की पोजीशन समझता है, लेकिन साइन करने से पहले उसकी एक शर्त है। पार्क ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। यहां तक कि अहिन भी कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन एमसी ने कहा कि उसे चाहिए। कुछ देर बाद गोल्डन लाइट नाम का स्ट्रीमर लाइव आता है। वो सबको ग्रीट करता है और बड़ी खुशी से उनका वेलकम करता है। वो कहता है कि उन्हें ऐसे ऊपर से देखना कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज की स्ट्रीम ब्लड एंड डस्ट कैलिसियम में होने वाली है। वो ब्रैगिंग मारता है कि जिसे सब एक डीप सी एक्सपर्ट कहते हैं, वो इस एरिना में कूद चुका है और फिर एक फ्लैशी एंट्रेंस मारता है। वो एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड निकालता है और एक ड्रामेटिक पोज बनाता है। हालांकि वो इतना भी इंप्रेसिव नहीं लग रहा था। फिर वो फालतू बकवास करने लगता है। गेम शुरू होने के ठीक बाद इसे एक डोनेशन बुलाता है और पागलों की तरह व्यूअर्स को थैंक यू बोलने लगता है, जबकि पूरी तरह रिडिकुलस एक्ट कर रहा था। सबको लगा कि वो बिल्कुल अब्सर्ड लग रहा है। फिर चैट बॉक्स अनॉय हो जाता है। उन्हें उम्मीद थी कि ये बंदा गायब हो जाएगा, पर वो यहाँ फिर आ गया था।
लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, उसे एक ऐसा फेमस स्ट्रीमर बताते हैं जिसका चेहरा अच्छा है, एंडलेस एनर्जी है और उसमें एक ईविल ट्रोल जैसा एटीट्यूड है। वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग गोल्ड प्लेयर हुआ करता था, लेकिन उसने डीप सी एक्सप्लोरेशन नाम का कंटेंट बनाने के लिए जानबूझकर ब्रॉन्ज लीग में ड्रॉप लिया था। उसने रियल कंपटीशन सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था ताकि वो लोगों को ट्रोल करके मजे ले सके। वो मजाक उड़ाता है कि अपेरेंटली लोग सच में समुंदर के बॉटम में रहते हैं। भले ही वो ब्रॉन्ज लीग में था, उसके स्टैट्स और गियर अभी भी गोल्ड रैंक के थे। वो कमजोर प्लेयर्स का शिकार करने और उसे एंजॉय करने के लिए जाना जाता था। उसने दावा करने की कोशिश की कि वो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन चैट ने उसे एक टोटल साइको और उससे भी बुरा बताया। फिर उसने डिक्लेयर किया कि वार्म अप खत्म हो चुका है और पूछा कि आज गोल्डन लाइट का सबसे पहला शिकार कौन बनेगा। उसके बाद वो अपने आसपास के प्लेयर्स को चेक करने लगा। तभी उसकी नजर एक परफेक्ट स्ट्रीम मटेरियल पर पड़ी। प्रोटैगनिस्ट वहां कुछ पकड़े हुए खड़ा था। चैट फौरन सियोंग जिहान का मजाक उड़ाने लगी, जबकि गोल्डन लाइट सीधा चलते हुए उसके पास पहुंच गया। उसने पूछा कि क्या वो एक इंटरव्यू के लिए थोड़ा टाइम दे सकता है। एमसी बैफल्ड था, जबकि स्ट्रीमर ने उसे स्वॉर्ड किंग के ब्रदर इन लॉ, ब्रॉन्ज लीग के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर और ट्विन स्वॉर्ड स्टैचू को तोड़ने वाले आदमी के रूप में इंट्रोड्यूस किया। एक ऐसा बंदा जो हर तरह के नामों के अंडर अटेंशन ग्रैब कर रहा था। एमसी को समझ आ जाता है कि ये बंदा एक बैटल ट्यूब स्ट्रीमर है, बहुत ही लाउड और अनोइंग। फिर उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी ढेर सारे बैटल ट्यूब अचीवमेंट्स हैं जो उसने कभी क्लेम नहीं किए थे। तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना वो भी अपनी स्ट्रीम शुरू कर ले। वो लाइव चला जाता है और जब वो ये कर रहा होता है, गोल्डन उसके बगल में खड़ा रहता है, उसका चेहरा फिल्म करता है और उसे इग्नोर किए जाने पर कंप्लेन करता है। चैट इमीडिएटली सियोंग जिहान के बारे में बात करने लगती है और ये देखकर शॉक्ड होती है कि उसने उसके ठीक सामने अपनी खुद की स्ट्रीम ओपन कर ली है। ये बात गोल्डन को पागल कर देती है। उसे लगता है कि जैसे वो प्रोटैगनिस्ट के फेम को बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो वो कहता है कि इससे पहले कि उसके खुद के व्यूज ड्रॉप हो जाए, उसे जल्दी से एमसी को अपने कंटेंट में बदलना होगा। तभी एक मिशन पॉपअप होता है। स्वॉर्ड किंग्स लव चाहता है कि वो उसे मार दे और मेक श्योर करे कि वो लास्ट आए। रिवॉर्ड 2000 जीपी। ये उसको शॉक कर देता है क्योंकि 1 जीपी बेसिकली $1 के बराबर होता है। बस ऐसे ही $2000। वो सोचता है कि ऐसी चीज भला कौन पोस्ट करेगा, शायद स्वॉर्ड किंग का फैन क्लब। फिर लोग रिवॉर्ड बढ़ाने लगते हैं। वो कहता है कि उसे पता था कि वो लोग सियोंग से नफरत करते हैं, पर इतनी ज्यादा नहीं। जैसे जैसे इनाम बढ़ता जाता है, वो और भी ज्यादा दंग रह जाता है। जल्द ही मिशन रिवॉर्ड 31,978 जीपी तक पहुंच जाता है और अभी भी ऊपर जा रहा था। वो शॉक था कि ये पहले ही 40K के करीब पहुंच गया है और फिगर आउट करता है कि ये 50K तक भी जा सकता है। फिर सभी प्लेयर्स को समन किया जाता है और मैच शुरू होता है। टोटल रिवॉर्ड 42,000 जीपी पर रुक जाता है और वो थोड़ा चिढ़ता है कि ये 50K तक नहीं पहुंचा। तभी स्वॉर्ड किंग के ग्रुप से एक फैन एक और प्रॉमिस ऐड कर देता है, अगर वो सच में सियोंग को मार देगा तो वो 10,000 जीपी और डोनेट करेगा। ये बात गोल्डन को पूरी तरह फायर अप कर देती है। वो डिक्लेयर करता है कि उन व्यूअर्स की बर्निंग विश उनके स्ट्रीमर तक पहुंच चुकी है और अंदर ही अंदर सोचता है कि उसने इन बेवकूफों से एक अच्छी खासी रकम निचोड़ ली है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो पैनिक ना करे क्योंकि इस पल से लॉर्ड गोल्डन उसका गेम खत्म कर रहा है। वो कॉन्जर एक्टिवेट करता है, एक ऐसी स्किल जो यूजर को हाई स्पीड से आगे लॉन्च कर देती है। वो इसका यूज प्रोटैगनिस्ट को सीधा मौत के घाट उतारने के लिए करता है। वो इसको लेकर काफी एक्साइटेड भी था, लेकिन सियोंग जिहान तुरंत घूमता है और एक ब्रूटल काउंटर लैंड करता है। गोल्डन की तलवार हवा में उड़ जाती है और वो बस डिसबिलीफ में घूरता रह जाता है। पूछता है कि आखिर ये हुआ क्या। एमसी कहता है कि उसकी ये छोटी सी तलवार उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा टफ है और ये डी रैंक किचन सेट का क्लब है। वो सरप्राइज था कि एक फुल हिट लेने के बाद भी ये टूटा नहीं। फिर वो कहता है कि अब इस अटैक का जवाब देना ही पोलाइट होगा। सियोंग जिहान उस ब्लॉन्ड लड़के पर सीधा चार्ज करता है, उस क्लब में अपनी सीक्रेट पावर पोर करते हुए। एक ही फ्लैश में वो उसको चीरते हुए निकल जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ब्लॉन्ड स्ट्रीमर को यकीन नहीं हो रहा था और ना ही चैट को। वो पूछने लगते हैं कि क्या ये स्वॉर्ड किंग की पावर है और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि क्या ये डिवाइन पावर है। दूसरे लोग तो मानने से ही इनकार कर देते हैं कि ये बंदा ब्रॉन्ज टियर का है। और बस ऐसे ही उसे अपना पहला किल मिल जाता है और वो 10 अचीवमेंट पॉइंट्स कमा लेता है। सीक्रेट एनर्जी से कवर्ड सियोंग जिहान उस डी रैंक किचन सेट नाइफ का यूज करके गोल्ड लेवल के स्टैट्स वाले एक बंदे का काम तमाम कर देता है। ये उसे याद दिलाता है कि उसने बहुत टाइम से खाना नहीं बनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी एक मुर्गी पका दी हो। इसी बीच ब्लॉन्ड लड़का फालतू की बातें करने लगता है कि वो एक डार्क वॉइड में गिर गया था जहां उसकी सारी रोशनी गायब हो गई थी। लेकिन रात जितनी काली होती है, रोशनी उतनी ही ज्यादा चमकती है। फिर वो अनाउंस करता है कि वो वापस आ गया है, वो भी फ्री में। ये आइटम रेजरेक्शन क्रॉस था। ये एक वन टाइम यूज आइटम थी और नेशनल लीग्स, प्रमोशन सीरीज, गिल्ड बैटल्स और बाकी मेजर इवेंट्स में पूरी तरह बैंड थी। तो मरने के बाद भी वो तुरंत वापस आ जाता है। वो कहता है कि उसने अपना गार्ड नीचे कर लिया था और अपनी एक एम्बैरेसिंग साइड दिखा दी थी, लेकिन अगर वो थोड़ा वेट करें तो वो देखेंगे कि वो सियोंग का सिर धड़ से अलग कर देगा। प्रॉब्लम ये थी कि प्रोटैगनिस्ट पहले से ही ठीक उसके पीछे खड़ा था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है, उसकी वो स्मग मुस्कान गायब होने लगती है। एमसी उसे फिर से मार देता है और एक डबल किल स्कोर करता है। वो कमेंट करता है कि उसने बहुत टाइम से किसी को उस आइटम का यूज करते नहीं देखा था। फ्यूचर में लोग इसका यूज डेथ पेनल्टी की बजाय एक एक्सप्लॉइट के लिए करते थे। लेकिन अभी एक और चीज ज्यादा मैटर करती थी। ये जगह यूजुअल से कुछ ज्यादा लाउड लग रही थी क्योंकि वहां कुछ पावरफुल स्पेक्टेटर्स उन्हें देख रहे थे। इस बार वो नोटिस करता है कि ये एल्व्स है। वो उन्हें नास्टी लिटिल पेस्ट्स बुलाता है और उसे याद आता है कि ह्यूमैनिटी की डिस्ट्रक्शन में भी उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। फिर भी वो इस मैटर से बाद में निपटने का प्लान बना रहा था। सबसे पहले जो उसके ठीक सामने था उसे हैंडल करना था। तो वो पूछता है कि क्या बाकी सब उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो उसे देखते हैं वो सब भागने लगते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है कि अभी एक दूसरे से लड़ने का टाइम नहीं है, उन्हें बस भागना होगा क्योंकि सियोंग जिहान गोल्ड लीग के प्लेयर्स को भी मार रहा है। सियोंग को लगता है कि इसकी वजह से हंटिंग करना थोड़ा लेस एफिशिएंट हो जाएगा।
वो इतनी दूर चलकर आया था और उसे एक डी रैंक रेलिक भी मिली थी, तो उसे इसे थोड़ा और टेस्ट करना था और पता लगाना था कि इसके ट्रिगर होने की कोई कंडीशन है या नहीं। तभी एक मिशन अपीयर होता है और हर कोई सोचने लगता है कि ये क्या है। ये एक नॉर्मल क्वेस्ट था, गॉब्लिन सब्जुगेशन। उसे गॉब्लिन चैंपियन के आसपास इकट्ठे हुए उन गॉब्लिन्स का सफाया करना था। वो इसे एक नाइस सरप्राइज कहता है। तभी गॉब्लिन्स उस पर चार्ज कर देते हैं। फिर वो उन्हें डर के मारे पीछे धकेलने लगता है, एक एक करके क्लोज रेंज से उन्हें मारता चला जाता है। पहले वो क्लब से स्मैश करता है और फिर नाइफ से फिनिश करता है। बड़े आराम से उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ता जाता है। सिस्टम कहता है कि वो रेलिक का सही यूज कर रहा है और वो डी रैंक किचन सेट रिएक्ट करता है। उसे रियलाइज होता है कि यही सही मेथड है, पहले सिर को क्रश करो और फिर दिल को काट दो। क्योंकि ये एक गियर सेट है, इसलिए इसके हर पीस को यूज करने का एक प्रॉपर ऑर्डर था। वो खुश था कि उसने मैच खत्म होने से पहले ही ये फिगर आउट कर लिया। फिर भी वो सोचता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अगर उसने ये थोड़ा पहले सीख लिया होता तो और भी ज्यादा गॉब्लिन्स बचे होते। खैर, इससे अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ था। गॉब्लिन चैंपियन बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, बेसिकली एक 2 मीटर लंबा ओगर। वो उसकी फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाला था, लेकिन वो रिडिकुलसली लंबी थी, इसलिए वो इसे स्किप करता है और आगे बढ़ता है। वो गॉब्लिन पर चार्ज करता है और उसे एक ही हिट में गिरा देता है। उसके चेहरे को जमीन पर जोरदार तरीके से दे मारता है। फिर वो पूछता है, तो क्या हुआ अगर ये बड़ा है? बस इतनी सी बात। वो सीधा उसके दिल पर वार करता है, सब्जुगेशन मिशन क्लियर करता है, 500 अचीवमेंट पॉइंट्स अर्न करता है और डिवाइन पावर का एक और पॉइंट हासिल कर लेता है। फिर आइटम्स दोबारा रिएक्ट करते हैं और सेट डी रैंक से ई रैंक में चेंज हो जाता है। वो सोचता है कि अब जब ये ई रैंक के हैं तो शायद वो इनसे फिर से डिवाइन पावर गेन कर सकता है, लेकिन इनके साथ शिकार करना वाकई में बहुत स्लो है। तो उसे रियलाइज होता है कि आखिरकार उसे प्लेयर्स का ही शिकार करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत दूर भाग चुके थे। वो कहता है कि ये अनोइंग है पर और कोई चारा नहीं है। अगर पहाड़ उस तक नहीं आएगा तो वो पहाड़ तक जाएगा। और इस वक्त वो भयानक लग रहा था। उस सेक्रेड एनर्जी में अब कुछ भी पवित्र नहीं था। ये प्योर हेट थी। चैट आखिरकार कहती है कि अब वो सांस ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सांस रोक रखी थी। और लोग इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि वो कितना डेड सीरियस लग रहा है। इसी बीच योक्सम गंगनम सेल में वो ब्लॉन्ड स्ट्रीमर अपने घर पर बैठा फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला रहा था। वो प्रोटैगनिस्ट को गालियां देता है और कहता है कि उसने उस पर बिना किसी वजह आउट ऑफ नोवेयर अटैक किया था। क्या उसने उसकी एक अच्छे स्ट्रीमर के तौर पर तारीफ नहीं की थी? फिर वो पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट वीक है? नहीं, वो तो पागलों की तरह स्ट्रांग है। वो बार बार इस बात को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वहां हुआ क्या। एमसी के एस्टिमेटेड स्टैट्स अब इस तरह थे: स्ट्रेंथ 33, एजिलिटी 37, वाइटैलिटी 36 और मैजिक पावर 34। गोल्डन कहता है कि भले ही उसने गॉब्लिन फाइट के दौरान ये स्टैट्स गेन किए हों, इनका एवरेज करीब 35 बनता है, लेकिन ब्रॉन्ज लीग की कैप 25 है, तो 35 होने का क्या सेंस बनता है? वो कहने लगता है कि ये जरूर हैकिंग कर रहा होगा, पर तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो मुड़कर स्क्रीन पर देखता है। ये नोटिस करके कि सियोंग जिहान ने एक और प्लेयर को मार दिया है। वो सोचता है कि एक मरते हुए सुअर जैसी आवाज कहां से आई। जब वो गौर से देखता है तो शॉक से उछल पड़ता है। प्रोटैगनिस्ट प्लेयर्स के साथ वही सेम चीज कर रहा था जो उसने गॉब्लिन्स के साथ की थी। सिर पर स्ट्राइक करना और फिर दिल में वार करना उन्हें एक बहुत ही टेरिफाइंग तरीके से मिट्टी में मिला रहा था। गोल्डन बस यही पूछ पाता है कि ये अचानक किस तरह का कत्ले आम शुरू हो गया है। एमसी बिना रुके डबल, ट्रिपल और फिर क्वाड्रा किल करता जा रहा था। लोग इसे प्योर आर्ट बुलाने लगे और पूछने लगे कि उसने एक ही रश में 4 बंदों को कैसे मार दिया। फिर वो एक इनसेन स्ट्रीक पर चलता गया, एक पेंटाकिल तक फिनिश करते हुए। अब हर कोई कह रहा था कि आपस में लड़ना बेकार है। वो दूसरों से अपने बफ्स और टूल्स शेयर करने को कहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें उसे मारने का कोई भी चांस चाहिए तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। देखते ही देखते लोग सियोंग जिहान को हैकर बुलाने लगते हैं। वो उसे वहां से निकलने को कहते हैं, लेकिन वो तेजी से अपनी तरफ आने वाले हर तीर को डिफ्लेक्ट कर देता है, हर एक पर स्ट्राइक करके उसे उसके रास्ते से हटा देता है। हर कोई दंग था और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा। सियोंग के एक और डबल किल स्कोर करने के बाद लगभग कोई भी प्लेयर वहां नहीं बचता। चैट पागलों की तरह वाइल्ड हो जाती है और सिस्टम अनाउंस करता है कि ई रैंक किचन सेट ने रिएक्ट किया है। उसे डिवाइन पावर का एक और पॉइंट मिल जाता है, लेकिन सेट का रैंक ई से एफ पर ड्रॉप हो जाता है। इससे उसका 10 किल कालिसियम मिशन भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके लिए उसे 5000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। डिवाइन पावर पॉइंट्स के साथ उसे वो सब मिल चुका था जो वो चाहता था। फिर भी वो कहता है कि ये अभी भी काफी नहीं है, उसे कुछ बहुत बड़ा चाहिए। तभी उसकी नजर एक एपिक मिशन पर पड़ती है। कालिसियम के स्पेक्टेटर्स के बीच छुपी शैडो क्वीन को ढूंढो और उसे उकसाओ। वो शॉक्ड था, ब्रॉन्ज लीग में एक एपिक क्वेस्ट। लेकिन जो चीज उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचती है वो थी इसका रिवॉर्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम द शैडो क्वीन कॉन्स्टलेशन। ये बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि कॉन्स्टलेशन इंटरेस्ट का आखिर मतलब क्या होता है। कॉन्स्टलेशंस तारों से जुड़ी एब्सोल्यूट बीइंग्स होती हैं, बेसिकली गॉड लाइक एग्जिस्टेंसेस। अगर उनमें से कोई आप में इंटरेस्ट लेता है तो ये स्पॉन्सरशिप तक लीड कर सकता है और आपको ऐसी पावर्स दे सकता है जो आप नॉर्मली कभी हासिल नहीं कर सकते। ये यूजुअली कम से कम डायमंड रैंक पहुंचने के बाद ही पॉसिबल होता है, और यहाँ ये चांस उसके ठीक सामने अपीयर हो चुका था। वो खुद से कहता है कि किसी भी हाल में उसे ये इंटरेस्ट हासिल करना ही होगा। अगर एक कॉन्स्टलेशन उसे नोटिस करती है तो बाकी भी उसे देखना शुरू कर देंगी। फिर भी वो सोचता है कि क्या वो उसे ढूंढ भी पाएगा। शैडो क्वीन को उन सारे एल्व्स के बीच कहीं छुपकर बैठना चाहिए, तो वो बस वहां खड़े होकर उन्हें घूर सकता था और गेस कर सकता था कि वो आखिर कौन हो सकती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि कालिसियम में सियोंग जिहान का अचीवमेंट 10 किल्स था, जिसने उसे फर्स्ट प्लेस पर पहुंचा दिया था। यून सेजिन के बाद से ये पहली बार था जब देश में किसी ने ऐसा कुछ किया हो, इसलिए ये न्यूज फोरम्स और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इसी वजह से उसकी स्ट्रीम एकदम से 10,000 सब्सक्राइबर्स तक शूट अप गई और एक ही वक्त में 4,000 व्यूअर्स का पीक टच कर लिया।
यहां तक कि स्वॉर्ड किंग का फैन क्लब जो कि चाहता था कि सियोंग जिहान हार जाए, एंड में उन्हीं ने उसकी सबसे ज्यादा मदद कर दी थी। और जल्द ही उनका वो सारा हेट एमसी से हटकर गोल्डन लाइट की तरफ मुड़ गया। घर पर वो बहुत परेशान था और कहता है कि इंटरनेट पागलों से भरा पड़ा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अब से वो सियोंग जिहान की साइड ले रहा है और उसका फैन बन रहा है। लोग तो यहां तक कह रहे थे कि स्ट्रीमर गोल्डन लाइट ने सियोंग जिहान का एडिटर बनने का डिसाइड किया है। वो कसम खाता है कि वो उसे अब तक का सबसे बेस्ट बैटल ट्यूब स्ट्रीमर बनाएगा। ऑफ कोर्स किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि सियोंग जिहान इस बारे में क्या सोचता है। वापस घर पर उसकी नीस अभी जो उसने देखा उसे देखकर दंग थी। वो पूछती है कि उसका अंकल इतना स्ट्रांग कब हो गया। लोग ऑनलाइन कह रहे हैं कि ये पैथेटिक है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो स्मर्फिंग कर रहा हो। वो बड़े कूल तरीके से कहता है कि जंग हमेशा से रूथलेस रही है, लेकिन वो उसे ताना मारती है कि वो थोड़ा ज्यादा ही बुड्ढों जैसी बातें कर रहा है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि स्मर्फिंग क्या होती है, जब एक स्किल्ड प्लेयर आसानी से जीतने के लिए बिगिनर अकाउंट का यूज करता है। वो कहती है कि उसे सच में लगता है कि ये स्मर्फिंग ही है, क्योंकि वरना ये सीरियसली बहुत एम्बैरेसिंग होता। इस बात को साइड रखते हुए वो नोटिस करती है कि हर कोई उसकी स्ट्रीम पर डोनेट करना चाहता है और पूछती है कि उसने डोनेशंस बंद क्यों रखे हैं। वो कहता है कि वो बस उन्हें इनेबल करना भूल गया था। फिर जबकि वो वहीं बैठी हुई थी तो वो उससे पूछती है कि एक मिनिमम डोनेशन अमाउंट सेट करने के बारे में उसका क्या ख्याल है। वो पॉइंट आउट करती है कि अगर लोग कितना भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं तो नॉन स्टॉप अलर्ट्स आते रहेंगे और मिड मैच में उसका फोकस बिगाड़ देंगे। वो अग्री करता है और 10,000 जीपी सजेस्ट करता है, लेकिन वो पूछती है कि क्या उसका मतलब $10,000 है। ये कुछ ज्यादा ही है। वो हेजिटेट करती है कि उसे इसके आइडिया के साथ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके माइंड में कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा था। ये वही एपिक मिशन था जो उसे अभी अभी मिला था, जो उसे शैडो क्वीन को ढूंढने के लिए कह रहा था। वो इस बारे में चाहे जितना भी सोच ले, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस इतनी बड़ी भीड़ में वो उसे आखिर कैसे ढूंढेगा। उसकी नीस पूछती है कि क्या उसे मदद चाहिए। वो कहती है कि जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो वो हमेशा वैसा ही फेस बनाता है और जब भी उसे उसकी जरूरत हो वो उसे बुला सकता है। वो हमेशा उसके लिए वहीं रहेगी। वो हमेशा कहता था कि वो अपनी माँ जैसी दिखती है, लेकिन उस वक्त वो सच में वैसी ही लग रही थी। तो वो डिसाइड करता है कि देखते हैं उसकी नीस असल में क्या कर सकती है। वो उसे मिशन के बारे में बताता है। उसे कालसियम में शैडो क्वीन को ढूंढना था। वो पूछती है कि वो कौन है, लेकिन वो मान लेता है कि उसे नहीं पता और वो बस इतना जानता है कि वो वहां ऑडियंस में थी। वो बस इतना ही कह सकती है कि ये मिशन सच में बहुत अजीब है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो रीप्ले को स्लो मोशन में देखेगी और पता लगाएगी कि क्या वो उसे ढूंढ सकती है या नहीं। वो बस उसे लक विश करता है। फिर भी उसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने ये सारा काम उस पर डाल दिया। क्वीन को ढूंढना उस इतनी बड़ी हे स्टैक में एक सुई ढूंढने जैसा था। फिर भी वो खुद से कहता है कि ठीक है। जैसा कि अहिन ने कहा था, वो हमेशा उससे मदद मांग सकता है। क्योंकि अब उसके पास थोड़ा फ्री टाइम था, वो उस चीज को निपटाने का डिसाइड करता है जिसे वो अब तक टाल रहा था। वो क्लास स्पेस की तरफ जाता है और सिस्टम पूछता है कि क्या वो एक और क्लास ऐड करना चाहता है। अपने बचाए हुए अचीवमेंट पॉइंट से खरीदे गए एक्स्ट्रा क्लास स्लॉट का यूज करके अब वो एक सेकंड क्लास ले सकता था। तो वो उन क्लासेस को देखता है जो उसके पास अभी भी नहीं है और मेज चूज करने का डिसाइड करता है। सिस्टम उसके मेज में क्लास चेंज को कंफर्म कर देता है। उसे अपने दिल में एक नई पावर की वेव फ्लो होती हुई फील होती है और वो बता सकता था कि ये डिवाइन पावर से अलग है। वो सोचने लगता है कि क्या उसे नई क्लास को टेस्ट करना चाहिए। सपोर्ट के बजाय मेज को चुनने का रीजन एक ऐसी स्पेशल ट्रेट थी जो दोनों क्लासेस होने के बाद ही अपीयर होती है। तो वो स्ट्रेट को बुलाना शुरू करता है एक पर्पल एनर्जी स्फीयर और कहता है ये फोर्स है। अपने रिग्रेशन से पहले वो एक बार बैरन विलियम्स के पास बैठा था। उसे नशे में बकवास करते हुए सुन रहा था। बैरन ने सियोंग जिहान की तरफ देखकर कहा था कि ये सब कितने शर्म की बात है। उसने पूछा कि वो ये बात और कितनी बार कहने वाला था। बैरन ने जवाब दिया था कि अगर वो थोड़ा पहले सिटीजन बन गया होता तो वो उसे एक अमेरिकन बुलाता और उसके आसपास थोड़ा और केयरफुली रहता। प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज हुआ कि नशे में बैरन ने वो बातें निकाल दी थी जो उसने लंबे समय से दबा कर रखी थी। उस दिन वो कुछ बहुत ही अजीब बातें कह रहा था। इसमें यह भी शामिल था कि उसने पहली बार फोर्स कैसे हासिल किया था। सियोंग ने पूछा कि क्या फोर्स कोई स्किल थी और बैरन ने कहा कि उसने ये बात पहले कभी किसी को नहीं बताई। असल में ये एक ऐसी ट्रेट थी जो मैजिकल पावर और डिवाइन पावर के परफेक्टली फ्यूज होने पर पैदा होती थी। ऑफ कोर्स वो फ्यूजन आसान नहीं था, लेकिन किसी ने कभी ट्राई भी नहीं किया था क्योंकि वो इकलौता प्लेयर था जिसके पास 2 क्लासेस थी। उसने कहा कि सिर्फ वही ऐसा कर सकता था क्योंकि उसके पास 2 स्टेटस विंडोज थी। ये वही एसएस रैंक गिफ्ट था जिस पर बैरन विलियम्स को इतना घमंड था। एमसी ने पूछा कि क्या यही एक रिक्वायरमेंट थी और बैरन ने एक और ऐड कर दी, आपका लेवल 10 भी होना चाहिए। एमसी सोचने लगा कि क्या एक नॉन अमेरिकन होने के नाते उसे ये सब सुनना भी चाहिए या नहीं। बैरन ने इसे टाल दिया। उसने कहा कि उसका कभी किसी को बताने का प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि वही 2 क्लासेस वाला अकेला बंदा है तो अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को पता चल जाए। अपने सारे घमंड के बावजूद बैरन झूठ नहीं बोल रहा था। वो ओवरवेलमिंग पावर जो किसी को पूरी जगह देखने देती है वो फोर्स है और वही अकेला बंदा होना चाहिए था जिसके पास ये हो सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही फोर्स सियोंग की बॉडी में फ्लो होना शुरू होती है उसे एक भयानक पेन हिट करता है। अब जबकि वो जानता है कि इसे कैसे हासिल करना है तो उसके पास उसे ट्राई करने की जरूरत भी है। ये वही पावर थी जिसने बैरन विलियम्स को नंबर 1 बनाया था, हालांकि वो मुश्किल से ही इसे कंट्रोल कर पाता था। और आगे जो आने वाला था, प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। वो खुद से कहता है कि उसे इसे अभी हासिल करना ही होगा। सबसे पहले वो अपनी पूरी डिवाइन पावर अपने हाथों में पोर करता है, फिर अपने दिल से मैजिकल पावर वहां भेजता है और उन्हें एक में फ्यूज करने की कोशिश करता है। वो उस पावर को ऐसे हाथ से जाने नहीं दे सकता, तो वो इसे कंट्रोल करने में अपना सब कुछ लगा देता है। एक पॉइंट पर उसे लगता है कि उसने ये कर लिया है, लेकिन तभी एक धमाका उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। वो रूम के दूसरे कोने में जा गिरता है और उसका सिर दरवाजे पर जा लगता है। उसके पूरे जिस्म में दर्द दौड़ जाता है। ये फेल हो गया था। उसे रियलाइज होता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ ब्रूट फोर्स से कंट्रोल किया जा सके
और वो अभी भी नहीं समझ पाया था कि इसे हैंडल कैसे करना है। वो सोचता है कि क्या उसे और मैजिकल पावर की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एक ट्राई के बाद ही वो लगभग 0 पर था। वो इस बात पर भी क्वेश्चन करता है कि क्या सब कुछ सिर्फ उसके हाथ में फोर्स करना कोई सेंस बनाता है। वो वैसे भी इतनी पावर वहां होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो इसको स्टोर करने के बारे में सोचता है और कुछ नोटिस करता है। शायद एक बार रिलीज होने के बाद आप पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर क्या हो अगर वो इसको अपनी बॉडी के अंदर ही रखे। वो ऊपर वाले एलिक्सर फील्ड से डिवाइन पावर लेने और इसे मिडिल एलिक्सर फील्ड में मैजिकल पावर के साथ फ्यूज करने का डिसाइड करता है। फिर उन दोनों को, जो कि अभी भी टकरा रही थी क्योंकि वो मिक्स नहीं हो सकती थी, लोअर एलिक्सर फील्ड की तरफ गाइड करता है जहां मार्शल पावर आराम कर रही थी। ये एक परफेक्ट सेटअप होता, तीनों पावर्स में से किसी को भी वेस्ट किए बिना, और अगर वो इन सबको इस तरह कंबाइन कर सका तो रिजल्ट इनक्रेडिबल होगा। तो वो ट्राई करता है और एक अनबेरेबल पेन उसकी बॉडी को फाड़ने लगता है और वो चीख पड़ता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि वो तीनों एलिक्सर फील्ड्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। वो चीखता रहता है जबकि सिस्टम उसे वार्न करता है कि वो एक ऐसी स्टेट में एंटर कर चुका है जिसे कोई भी प्लेयर झेल नहीं सकता। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डिटेक्ट हुई है। इसी बीच उसकी नीस को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि उसने हेडफोन्स लगा रखे थे। वो बस यही सोचती है कि क्या उसके अंकल को कुछ हुआ। वो जो ट्राई कर रहा है उसे द यूनियन ऑफ द 3 एलिक्सर फील्ड्स कहा जाता है। वो डिवाइन पावर और मैजिक को कंबाइन करके फोर्स हासिल करना चाहता था, और सियोंग जिहान ने बिना किसी इरादे के इसमें मार्शल पावर को भी मिला दिया था, पूरे यूनियन को ट्राई करते हुए। लेकिन इन तीनों एलिक्सर फील्ड्स को कंबाइन करने की कंडीशंस बहुत ब्रूटल थी, जिसके लिए 3 अलग अलग तरह की पावर पर परफेक्ट कंट्रोल की जरूरत होती थी। इसके ऊपर हर स्टैट का कम से कम 100 होना जरूरी था। अगर इन कंडीशन से फार बिलो किसी ने इसे ट्राई किया तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। फिर भी किसी न किसी तरह एमसी सिर्फ इस टेरेबल पेन को ही झेल रहा है। तभी आखिरकार उसकी नीस नोटिस करती है कि उसके अंकल के रूम से चीखने की आवाज आ रही है। वो भाग कर जाती है और पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है, उनसे जवाब देने की रिक्वेस्ट करते हुए। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो वो कुछ अजीब देखती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वो उसे पुकारती है। वो उसे बताता है कि उसे खुद भी ये अभी ठीक से समझ नहीं आ रहा है। वो पूछती है कि क्या वो हेडेक की वजह से चीख रहे थे। वो हाँ में जवाब देता है, लेकिन फिर वो डिमांड करती है कि उन्हें उसे बताना होगा कि ये दर्द अचानक गायब कैसे हो गया। वो इसे ह्यूमन बॉडी की मिस्ट्रीज कहकर टाल देता है और वो उस पर चिढ़ते हुए कहती है कि वो सीरियस है। एक पल बाद वो अपोलोजाइज करती है और कहती है कि उसका गुस्सा होने का कोई इरादा नहीं था। ऑनेस्टली वो सच में बहुत डर गई थी। उसे लगा कि उन्हें कुछ बुरा हो गया है। सियोंग को रियलाइज होता है कि उसने उसकी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था और उसे और केयरफुली एक्ट करना चाहिए था। वो पूछती है कि क्या वो सच में ठीक है। वो ठीक होने को कहता है और उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है। फिर वो लड़की अपने आंसू पोंछती है। वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो भी ठीक है और वो बस खुश है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर वो उनकी चेस्ट पर हल्के से एक मुक्का मारती है। उसके बाद वो कहती है कि वो क्वीन ऑफ शैडोज को ढूंढने के काम पर वापस जा रही है और वो अपने मन में उसे थैंक यू बोलता है। वो कसम खाता है कि वो उसे उस वीक हालत में दोबारा देखने नहीं देगा। वो एडमिट करता है कि 3 एलिक्सर फील्ड्स का कॉम्बिनेशन कंप्लीटली फेल हो गया था। उसमें अभी भी एक्सपीरियंस और लेवल की कमी है। फिर भी जब वो इस बारे में थोड़ा सोचता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये पूरी तरह से फेलियर नहीं था। इस बार वो एक नए तरीके की पावर यूज कर सकता है। एक टॉवल पकड़ते हुए वो उसे सिर्फ मना का यूज करके ट्विस्ट करता है और कहता है कि उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था। उसकी डिवाइन पावर और मैजिक पावर मर्ज हो गई थी और यूनिक स्टैट स्ट्रेंथ में बदल गई थी। तो हालांकि 3 फील्ड का फ्यूजन फेल हो गया था, उन दोनों को कंबाइन करने ने काम कर दिया था और उसे स्ट्रेंथ दे दी थी। तीनों एलिक्सर फील्ड्स के बीच का लिंक भी वहीं रुका हुआ था, भले ही वो अभी बहुत वीक हो। ये उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या उसकी स्ट्रेंथ स्टैट के बारे में कुछ अनयूजुअल है। वो यहां तक पूछता है कि क्या ये शुरू से ही ऐसा था, और ये कंफर्म हो जाता है कि तीनों एलिक्सर फील्ड्स के बीच का कनेक्शन वीकली एक्टिव रहता है। मार्शल पावर और स्ट्रेंथ अब आसपास इंटरैक्ट कर रहे थे और पॉइंट्स शेयर कर रहे थे, जिसने उसे शॉक कर दिया। इसका मतलब था कि अगर उनमें से कोई एक बढ़ता है तो दूसरा भी अपने आप बढ़ेगा। वो मार्शल पावर को बढ़ाकर 14 कर देता है और उसके साथ ही स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। उससे एक्सप्लेन किया जाता है कि एलिक्सर फील्ड्स के बीच इंटरैक्शन की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ी है, और वो मुस्कुराते हुए कहता है ये तो पूरी तरह ब्रोकन है। वो सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ ही ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो इमेजिन करना शुरू कर देता है कि अगर वो पूरी तरह तीनों एलिक्सर फील्ड्स को कंबाइन कर ले तो वो कितना क्रेजी लेवल का स्ट्रांग बन जाएगा। फिर भी वो अभी के लिए इस आइडिया को भूल जाने का डिसाइड करता है। अगर उसने अपने इस करंट लेवल पर इसे दोबारा ट्राई किया तो वो असल में मर भी सकता है। फिर भी उसे वो थोड़ा हिस्सा मिल ही गया था जो उसे चाहिए था। तो वो सोचता है कि क्या उसे एक मेज स्पेल कास्ट करने का ट्राई करना चाहिए। वो फायर समन करना शुरू करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसके पास काफी पावर नहीं है। डिसअपॉइंटेड होकर वो उस छोटी सी फ्लेम को देखता रहता है जो उसने बनाई थी, जो कि बेसिकली एक लाइटर जितनी थी। वो बस इतना ही कह पाता है कि ये कितनी क्यूट है।